फिल्मी दुनिया में कुछ लोग सिर्फ एक्टर नहीं होते, वो एक एहसास बन जाते हैं। और जब बात होती है हंसने हंसाने की, तो एक नाम अपने आप जुबान पर आ जाता है, महमूद। एक ऐसा कलाकार जो स्क्रीन पर आते ही कहानी का मूड बदल देता है, जो हीरो के साथ खड़ा होके भी कभी कम नहीं लगता था। लेकिन दोस्तों, ये सफर इतना आसान नहीं था। ड्राइवर से लेकर सुपरस्टार कॉमेडियन बनने तक, और फिर एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सिंगर के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने तक, महमूद सिर्फ एक नाम नहीं है, एक स्ट्रगल, एक जुनून और एक लीजेंड की कहानी है। तो आइए आज बातें फिल्मी दुनिया की पर सुनाते हैं महमूद की जिंदगी की वो कहानी जो आपको हंसाएगी भी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी, और साथ में थोड़ा थोड़ा रुलाएगी भी, क्योंकि किसी की भी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती। मैं हूं तरुण व्यास और आप सुन रहे हैं बातें फिल्मी दुनिया की। जय हंगामा, कहाँ भाग रही थू मैं? काले से डर गए क्या? हल्लू हल्लू सब्सक्राइब करना है जी, और लाइक के साथ में शेयर भी कर देना, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त बायोग्राफी है, बहुत स्ट्रगल है और एक मोटिवेशन मिलता है इस बायोग्राफी से कि आप जिंदगी में क्या कुछ नहीं कर सकते, कहां से कहां तक आप पहुंच सकते हैं। और आइए चलते हैं महमूद की दुनिया में। एक ऐसे कलाकार जिन्हें कहा जाता था कॉमेडी का कोहिनूर, एक ऐसे अभिनेता जिन्हें देखकर साथी कलाकारों के पसीने जाते थे छू। ख्यालों में बने वो अभिनेता, निर्माता और निर्देशक, हर काम में रहे मशहूर। हीरो से ज्यादा फीस लिया करते थे, भारतीय सिनेमा के थे वो नूर। He is none other than एक्टिंग के धनी, कॉमेडी के स्टार, स्टार्स के सुपरस्टार, दिलदारों के दिलदार महमूद। तो आप फिल्म आर्टिस्ट हैं? जी नहीं, हीरो हूँ, हीरो। आज की गुलामी तो वो करे जिन्हें भगवान ने अच्छी सूरत ना दी हो। इससे नजर नहीं लगती। हमारा काम है स्क्रीन पे खूबसूरत नजर आना। हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। और अपने हुस्न जमाल से आंखों में समा जाना और दिल में उतर जाना। कि अब हम गए काम से। महमूद का जन्म हुआ था 29 सितंबर सन 1932 को। जगह थी मुंबई, और ये दिन मुस्लिम महीने रबी उल अव्वल का 12वां दिन था, जो कि शुभ दिनों में से एक दिन था। और इसी दिन महमूद अली का जन्म हुआ था। फिल्मों में इन्हें हम महमूद नाम से जानते हैं। बॉम्बे में जन्मे महमूद के पिताजी खुद एक जाने माने चरित्र अभिनेता थे और हिंदी फिल्मों में काम किया करते थे। उनका नाम था मुमताज़ अली और माँ लतीफ़ुन्निसा। महमूद के जीवन पर रोशनी डालने से पहले मुमताज़ अली के जीवन की कहानी को हमें जानना चाहिए, और इसी के चलते हम महमूद के जीवन के उतार चढ़ाव को समझ पाएंगे। महमूद के पिता मुमताज़ अली जन्मे थे हैदराबाद में, और इनका परिवार बहुत ही संपन्न परिवार था। मुमताज़ अली सबसे छोटे थे। इनके परिवार ने सोचा कि मक्का मदीना जाएं और वहीं पर अपना बिजनेस जमाएं। हुआ भी ऐसा ही। सभी लोग मक्का मदीना पहुंचे और बिजनेस अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ साल बीते और फिर मक्का मदीना में एक दिन बहुत ज़बरदस्त तूफ़ान आया। उस तूफ़ान में सब कुछ बर्बाद हो गया। तूफ़ान अपने साथ कई बीमारियां भी लेकर आया, और इन बीमारियों की वजह से मुमताज़ अली के माता पिता और बाकी का परिवार अल्लाह को प्यारा हो गया। बचे तो सिर्फ 3, एक मुमताज़ अली खुद और उनकी एक बहन करीमुन्निसा, और उस बहन की 18 महीने की बच्ची
खुर्शीद। अब मुमताज़ अली यही सोचने लगे कि क्यों ना वापस अपने हैदराबाद चला जाए, और निकल पड़े अपनी बहन और उस छोटी सी बच्ची के साथ। साल 1921 सामान और यात्रियों से भरा हुआ जहाज फिर मुंबई बंदरगाह पर आकर रुका, और इस तरह मुमताज़ अली अब मुंबई आ गए और मुंबई में ही रहने की सोच ली। महालक्ष्मी के पास 2 रुपए में एक चौल को किराए पर लिया गया, और वहीं पर उस छोटी सी प्यारी बच्ची की भी परवरिश होने लगी। मुमताज़ अली और उनकी बहन बारी बारी से काम पर जाते थे ताकि बच्ची को संभाला जा सके। कुली से लेकर जूते पॉलिश तक सब काम किए। फिर कुछ महीनों बाद मुमताज़ अली को गेटवे ऑफ इंडिया के बंदरगाह पर एक छोटी सी नौकरी मिल गई। मुमताज़ अली के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, इसीलिए वो अपनी बहन के पास रोज़ाना घर नहीं पहुंच पाते थे, और वहीं गेटवे ऑफ इंडिया के पास एक बेंच पर सो जाते। एक दिन इनकी मुलाकात हुई ब्रिटिश अफसर बीजी हॉर्निमन से। वो एक बहुत ही दयालु व्यक्ति थे और बॉम्बे क्रॉनिकल नाम के अखबार के एडिटर भी थे, साथ ही जाने माने पत्रकार। मुमताज़ अली को बेंच पर सोता देखकर उन्हें दया आ गई। जब हॉर्निमन ने मुमताज़ से बातें की तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा और अपनापन सा लगा। फिर इसी कारण वो मुमताज़ अली को अपने घर ले गए और अब अपने पास ही रखने लगे। यहाँ मुमताज़ अली बड़ी सुविधा के साथ रहने लगे। मुमताज़ अली को अभिनय और संगीत का बहुत शौक था। अब धीरे धीरे नाटकों में भी भाग लेने लगे, और अब कुछ ही दिनों में अभिनय इनका जुनून बन गया। मुमताज़ अली ने फिर अपनी खुद की एक थिएटर कंपनी बनाई। नाम रखा गया मुमताज़ थिएट्रिकल कंपनी, जहाँ पर अलग अलग ड्रामा ग्रुप्स मिलकर नाटकों का मंचन किया करते थे। कुछ ही दिनों में महालक्ष्मी वाली चौल में मुमताज़ अली की बहन के पास नए पड़ोसी रहने आ गए। पड़ोसी अपने बड़े सारे कुटुंब के साथ आया था। उस परिवार में एक लड़की भी थी जिसका नाम था लतीफ़ुन्निसा। वो मुमताज़ अली की बहन को बहुत पसंद आई। साल 1929 में बिना समय गंवाए मुमताज़ अली और लतीफ़ुन्निसा का निकाह करा दिया गया, और साल 1931 में फिर इन दोनों के एक बेटी का जन्म हुआ। नाम रखा गया हुसैनी, और हुसैनी के पैदा होने के ठीक 1 साल बाद साल 1932 था, और तारीख 29 सितंबर मुमताज़ अली के घर भारतीय सिनेमा के कोहिनूर ने जन्म लिया। नाम रखा गया महमूद अली। महमूद अपने पिता के लिए एक अच्छा भाग्य लेकर भी आए। मुमताज़ अली को बॉम्बे टॉकीज़ की प्रोडक्शन यूनिट में सहायक अभिनेता, गायक और नर्तक के रूप में 75 रुपये महीने में नौकरी पर रख लिया गया। इस बॉम्बे टॉकीज़ के मालिक थे हिमांशु राय और देविका रानी, और उन्होंने अपनी कंपनी के सभी कर्मचारियों के परिवारों को फ्री में स्कूल, पुस्तकालय और अस्पताल जैसी सुविधाएं दे रखी थी। मुमताज़ अली के किस्मत के सितारे और बुलंद होने लगे। अछूत कन्या, जन्मभूमि, ऐसी कुछ फिल्मों के साथ फिल्मों के अभिनय का सफर शुरू हुआ। आप मोतीलाल से इतना डरते क्यों हैं? अभी टेलीफोन करके सब हाल मालूम किए लेते हैं। लगातार फिल्में साइन करके अब 250 रुपये महीने तक कमाने लग गए थे मुमताज़ अली। अपने परिवार के साथ अब महालक्ष्मी की चौल से निकलकर अच्छे से घर में मलाड में शिफ्ट हो गए, और अब इनके पास खुद की कार भी आ चुकी थी। मुमताज़ अली बहुत ही फेमस अभिनेता बन गए, और छोटे से महमूद समय के साथ बड़े होते जा रहे थे, और साथ ही बढ़ रही थी उनकी शरारतें। मुमताज़ अली एक बड़े अभिनेता थे, तो इसी के चलते इनके बेटे महमूद को भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिला करता था। महात्मा गांधी भी मुमताज़ अली की प्रसिद्धि की वजह से ही उन्हें जानते थे, और एक दिन जब गांधी जी नन्हे महमूद से मिले तो उन्होंने कहा, जब तुम अपने पिता से भी बड़ा नाम कमाओगे तब मुझे खुद पता चल जाएगा आपका नाम क्या है। पर छोटे से महमूद इन बातों की समझ से कोसों दूर थे। खाना
और शरारतें करना, बस यही दो काम इन्हें बहुत पसंद थे। सिर्फ 8 साल की उम्र में ही महमूद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सिगरेट का सेवन भी कर लिया था। और शैतानियों का दौर तो इनका ऐसा था कि लगातार स्कूलों से निकाले भी जाते रहे। वहीं मुमताज़ अली की भांजी खुर्शीद भी अब शादी लायक हो गई थी। मुमताज़ अली ने उसकी भी शादी बड़े प्यार से की, लेकिन वो जल्द ही विधवा भी हो गई थी। अब खुर्शीद अपने 4 बच्चों के साथ मुमताज़ अली के घर में ही रहने लगी थी। अब परिवार और ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन मुमताज़ अली के पास काफ़ी पैसा इकट्ठा हो चुका था, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। और साथ ही दिल से भी बड़े अमीर थे मुमताज़ अली। गरीबों की बहुत हेल्प भी किया करते थे और अपने बच्चों से तो इतना प्यार करते थे कि उनके बिना सो भी नहीं पाते थे। बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी ने एक बार कहा था, मुमताज, तुम अपना बेटा उस्मान मुझे गोद दे दो। वहीं ये बात भी गौरतलब है कि देविका रानी और हिमांशु राय ही ऐसे 2 शख्स थे जिनकी वजह से मुमताज़ अली कामयाब अभिनेता बने थे। अब जब देविका रानी ने बच्चा गोद लेने की बात कही तो मुमताज़ अली ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपना बच्चा किसी को देना ही नहीं चाहते थे। अब वहीं महमूद की बात करें तो इनकी शरारतें इतनी बढ़ चुकी थी कि मुमताज़ अली से अब मार खाने भी लगे थे, पर वो मार एक पिता की समझाइश हुआ करती थी। लेकिन महमूद कहाँ शरारतों से दूर रहते। वो अपनी अम्मी लतीफ़ुन्निसा को भी काफ़ी परेशान किया करते थे, लेकिन कभी कभी अम्मी की डांट के साथ साथ मार भी पड़ जाया करती थी। पर महमूद की शरारतों में कोई कमी नहीं आती थी। एक बार की बात है कि महमूद के पिता ने बड़े प्यार से एक साइकिल उन्हें गिफ्ट की और उस साइकिल से महमूद बहुत प्यार करते थे। छोटे भाई ने बिना पूछे एक दिन उस साइकिल को चला क्या लिया। महमूद को बड़ा गुस्सा आ गया और फिर महमूद ने अपने भाई को मुक्का मार दिया, और वो भी सीधा आंख पर। चोट तेज लगी थी, आंख बाहर से एकदम नीली पड़ गई। ये देखकर महमूद घबरा गए और डर कर घर से भाग गए। और जब माँ को पता चला तो वो महमूद को ढूंढने निकल पड़ी। घंटों ढूंढती रही। आखिरकार मलाड़ स्टेशन के पास जब पहुंची तो महमूद वहां बैठे हुए दिखे। तब जाकर माँ की जान में जान आई। महमूद का हाथ पकड़कर अम्मी ने कहा, देखो, तुम्हें अगर घर छोड़ के जाना है तो तुम बेशक जा सकते हो, पर एक बात मेरी याद रखना, जो तुमने कपड़े पहने हुए हैं ना, वो भी तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें दिए हैं। ये बात सुनकर तो छोटे से महमूद के अभिमान को ठेस पहुंच गई। उन्होंने उसी वक्त कपड़े उतारे और माँ को पकड़ा दिए और कहा, ठीक है, ये दे देना कपड़े पिताजी को, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। बस माँ ने सुना और एक जोरदार का चांटा रसीद किया चलो अब घर। और महमूद का हाथ पकड़कर घर ले आई। फिर कभी मारपीट की तो चमड़ी उधेड़ दूंगा, ध्यान रख। अगर हम 11 साल के महमूद को एक शब्द में बयान करें तो वो शब्द सिर्फ यही है, शरारती। पूरे मोहल्ले में उनसा बदमाश बच्चा कोई नहीं था, लेकिन एक शख्स ऐसे थे जिन्हें महमूद की शरारत बहुत पसंद आई, और वो थे निर्माता निर्देशक कियान मुखर्जी। वो एक फिल्म बना रहे थे, किस्मत, और उसी के लिए एक ऐसे ही शरारती बच्चे की उन्हें तलाश थी। महमूद को देखते ही उनकी बात बन गई और इस तरह पहली बार बॉम्बे टॉकीज में फिल्म किस्मत के जरिए महमूद ने कैमरा फेस किया और महमूद रुपहले पर्दे पर नजर आए। साल 1943 था। सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म लगी किस्मत। भारतीय सिनेमा के इतिहास में इसका नाम दर्ज है, पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए। महमूद ने इस फिल्म में अशोक कुमार, मुमताज शांति और शाह नवाज के साथ काम किया था। हालांकि रोल बहुत छोटा था और रोल था अशोक कुमार के बचपन का किरदार निभाने का, जिसका नाम था मदन। हाँ हाँ हाँ, तुम मेरी माँ नहीं हो। क्या तेरी माँ है? क्या हो? नहीं कहूँगा। नहीं कहेगा? लेकिन किस्मत फिल्म में महमूद से काम करवाना बड़ा मुश्किल था, इसीलिए इनके भाई उस्मान को भी फिल्म में काम दे दिया गया ताकि महमूद अपने भाई के साथ बिजी रहे और फिल्म का काम भी हो जाए। फिल्म के लिए
उस वक्त महमूद को दिए गए थे 50 रुपए। ये फिल्म से मिलने वाली इनकी नोटिस भी किया। नतीजा ये रहा कि इन्हें कुछ और फिल्में मिल गईं। सन्यासी, शिकारी और सोना चांदी, ऐसी कई फिल्में इन्हें ऑफर हुईं जिसमें ये बाल कलाकार के रूप में नजर आए। लेकिन महमूद तो शरारती थे। काफ़ी देर तक अपने शॉट के लिए एक ही जगह पर बैठकर इंतज़ार करना महमूद को पसंद नहीं आ रहा था। जल्द ही एक्टिंग से भी बोर हो गए। वैसे भी किसी छोटे से बच्चे को बैठा कर रखना कहाँ मुमकिन होता है। एक दिन महमूद ने सोचा, ये मेरे काले घने वाल है ना, इसलिए फिल्म वाले मेरे को लेते हैं। आज तो इनका सवाया कर ही दूंगा। और यही सोचकर नाई की दुकान पर गए और अपने सारे बाल मुंडवा लिए। गंजे हो गए महमूद। पर जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। घर पहुंचते ही अम्मी से बहुत मार पड़ी और फिल्म वालों ने जब तक इनके बाल ना बढ़े तब तक के लिए इनके शॉट्स को नहीं शूट किया, और जब बाल बढ़े तो शूट पूरा हुआ। खैर, बचपन तो हर गम से बेगाना होता है और जिम्मेदारी से बेखबर। पर कभी कभी नासमझी का दौर बड़े बड़ों को भी गैर जिम्मेदार बना देता है। मुमताज अली को प्रसिद्धि, पैसा सब कुछ मिल रहा था, पर कभी कभी शौकिया तौर पर लेने वाली शराब अब उनकी लत में बदलती जा रही थी। मुमताज अली शराब के आदी होते जा रहे थे और उन्हीं दिनों अब कोठे पर भी जाना उन्होंने शुरू कर दिया। कोठा वो जगह जहां महिलाएं गीत संगीत और कविताएं सुनाती थी और आने जाने वाले मेहमानों का मनोरंजन किया करती थी। उस वक्त वहां जाना भी एक शान समझा जाता था। लेकिन रात भर पीना अब मुमताज अली का काम बन चुका था। ये लीजिए मधु बाबू, और फिर ना मांगिए। ज्यादा शराब पीने से वो सुबह समय पर शूटिंग पर नहीं जा पाते थे। धीरे धीरे शराब उनकी दिन रात की साथी होती चली गई। नशे में ना ही अब शूटिंग हो पा रही थी और ना ही मुमताज अली की कामयाबी टिक पा रही थी। दूसरी दफा इनकी शान में ऐसे लफ्ज निकाला तो तेरी जबान खींच लूंगा। अब सबने मुमताज अली से दूरी बनाना शुरू कर दिया। काम मिलना बहुत कम हो गया, पर शराब की ऐसी आदत लगी जिसने सब कुछ बर्बाद करना शुरू कर दिया। जमा पैसा खत्म होता चला गया। कलाल पैसे मांगता है तो दे दो। हूँ तब न। अब बारी आई घर के सामान की। सबसे पहले नंबर आया महमूद की प्यारी साइकिल का। मुमताज अली कभी ऐसा नहीं करते, लेकिन मुमताज अली शराब को नहीं, शराब उन्हें पी रही थी। 505 रोज चल गए, और क्या चलती। और आ जाएंगे, तुम फिक्र क्यों करती हो। बिना परिवार की परवाह किए वो हर सामान बेचते चले गए। बर्तन से लेकर गहने, कुछ भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि लतीफुन्निसा की ड्रेसेस को भी जला दिया, क्योंकि उनमें सोने की आरी तारी का काम था। वो भी बेच दी गई। खूबसूरत मकान में रहने वाला मुमताज अली का परिवार अब बिना खिड़की दरवाजों के घर में आ गया। मुमताज अली के बच्चों ने स्कूल जाना भी छोड़ दिया, क्योंकि खाली टिफिन ले जाने से शर्मिंदगी होने लगी थी। हद यहाँ तक हो गई कि 3 दिन तक पूरे परिवार के पास खाने को कुछ भी नहीं था। सिर्फ पानी पीकर घर वालों ने काम चलाया। चौथे दिन जब पड़ोसी को दया आई तो उन्होंने थोड़े चावल दे दिए। पूरे परिवार ने इस चावल को बहुत से पानी में भरकर पकाया और सबने थोड़ा थोड़ा पानी पिया और वो चावल खाए। परिवार बहुत बड़ा था मुमताज अली का, क्योंकि लतीफुन्निसा थी, 7 बच्चे थे और मुमताज अली की मौसी भी थी, साथ ही बेटी और उनके 4 बच्चे। कुल मिलाकर 15 सदस्यों का परिवार था और खाने को एक भी दाना नहीं था। लेकिन धीरे धीरे रिश्तेदारों ने और पड़ोसियों ने मदद करना शुरू किया। घर की लड़कियां सिलाई का काम करने लगी। महमूद के दिमाग पर भी अब आर्थिक स्थिति ने गहरी छाप छोड़ी। उन्हें समझ आ गया था कि मुझे अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और अब महमूद ने कमाना शुरू किया। पहला काम था लोकल ट्रेन में टॉफ़ियाँ बेचना और इसके बाद महमूद ने गाड़ी चलाना सीखा और फिर गीतकार गोपाल सिंह ने उन्हें ड्राइवर की नौकरी दे दी और थोड़े ही दिनों में महमूद ने अपने पहले निर्देशक यानी किस्मत फिल्म के डायरेक्टर ज्ञान मुखर्जी की कार चलाना शुरू कर दिया
वहाँ ड्राइवर बन गए। वहीं मुमताज़ अली को तो फिल्मों में काम मिलना बंद हो चुका था, लेकिन वो एक जाने माने डांसर और सिंगर थे, और इसीलिए मुमताज़ अली ने सोचा क्यों ना मुमताज़ अली नाइट्स के नाम से पूरे देश में स्टेज शोज़ किया जाए। और अब स्टेज शोज शुरू भी हो गए, पर पीने की आदत कम नहीं हुई। महमूद उन शोज़ के टिकट बेचने का काम करते थे, पर शो के बीच में ही मुमताज़ अली नशे में धुत होकर गिर पड़ते थे और लोग हूटिंग करने लगते और अपने टिकट के पैसे वापस मांगने लगते। महमूद हताश होकर उन्हें वो पैसे वापस देते। महमूद को समझ आ गया था कि अब इन शोज़ से कुछ नहीं होगा, इसके अलावा कुछ और करना होगा, लेकिन करें तो क्या करें, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मुमताज़ अली के सहायक कलाकार भी अब धीरे धीरे बिना पैसों के कब तक काम करते। उन्होंने भी स्टेज शोज से किनारा करना शुरू कर दिया। अब सिर्फ मुमताज़ अली अकेले रह गए। लेकिन किस्मत ने महमूद का एक जगह साथ दिया, और वो था महमूद की बहन की शादी, यानी महमूद की दूसरी बहन का रिश्ता हसरत जयपुरी के यहाँ से आया। रिश्ता तय कर दिया गया, लेकिन किसी कारण से वो रिश्ता नहीं बन पाया। लेकिन बनी तो जान पहचान, और इसी जान पहचान के चलते महमूद और उनके भाई उस्मान अली की सगाई हो गई। महमूद अपनी ड्राइविंग का काम करते, तो स्टूडियो अब महमूद के लिए घर जैसा था। वहाँ छोटा मोटा काम करने के बाद समय मिलने पर टेबल टेनिस भी खेला करते थे महमूद। और उसी वक्त उस फिल्म सेट पर मीना कुमारी भी एक बार पहुंची। उन्हें ये खेल बड़ा अच्छा लगा। तब मीना कुमारी ने महमूद को कहा, क्या तुम मुझे ये खेल सिखाओगे? तब महमूद ने हाँ कह दिया, और इस तरह 100 रुपये महीने में बात तय हो गई। तुम किसी बात की चिंता ना करना, मेरे होते हुए तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। और महमूद मीना कुमारी को टेबल टेनिस सिखाने लगे। साथ ही मीना कुमारी की बहन मधु भी ये खेल सीखने लगी। मधु भी अपने बचपन में फिल्मों में बाल कलाकार रही थी। धीरे धीरे टेबल टेनिस सीखते सीखते महमूद और मधु काफ़ी करीब आ गए। हंसी मजाक के साथ साथ ही अब थोड़े ही दिनों में दोनों ने जीने मरने की कस्में खाना शुरू कर दिया। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। मधु चाहकर भी महमूद के साथ वाले रिश्ते को मीना कुमारी के सामने नहीं बता पा रही थी, और वहीं पिता अली बख्श और सौतेली माँ फिरदौस से तो इस रिश्ते की सहमति की उम्मीद भी नहीं कर सकती थी। एक दिन मधु की माँ फिरदौस को इस प्रेम संबंध की खबर लग गई। फिरदौस ने मधु से बहुत झगड़ा किया। मधु जानती थी कि उनके पिता महमूद से उनकी शादी कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि उनकी नज़र में तो महमूद सिर्फ एक आवारा लड़का है। फिर उसी दिन मधु कुछ पैसे और कपड़े लेकर निकली और बाजार से महमूद की बहनों के लिए गिफ्ट लेकर महमूद के घर मलाड चली आई। हेलो गाड़ी वाले। टूटे फूटे घर में महान अभिनेत्री मीना कुमारी की बहन के आने से सब सन्न हो गए। मधु ने साफ कह दिया था कि मैं अपने घर को छोड़कर आ चुकी हूँ, अब मैं महमूद के साथ यहीं रहूंगी। मधु को देखकर अब लतीफ़ुन्निसा तो बड़ी मुसीबत में आ गई। उन्होंने सोचा इसका हल प्यार से निकालना होगा। लतीफ़ुन्निसा ने मधु को बहुत समझाया और सही समय और सही तरीके से घर पर लाने की बात कही। ऐसा कहकर मधु को उसके सारे सामान के साथ वापस घर भेज दिया। लेकिन मधु घर नहीं गई और स्टेशन पर बैठ गई। महमूद जब अपने काम से लौट रहे थे तो स्टेशन पर उन्होंने मधु को देखा और गुस्से में घर आए और अपनी माँ से बोल पड़े, आपने मधु को वापस भेज दिया? आपको पता है वो खुद के घर कभी नहीं जाएगी, रेलवे ट्रैक पर कहीं आत्महत्या कर लेगी क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। लतीफ़ुन्निसा को अब दिन में रात का एहसास होने लगा। वो घबरा गई और उन्होंने महमूद को मधु को वापस लेने के लिए भेज दिया। जब मधु वापस आई तो लतीफ़ुन्निसा उसे दाई के पास लेकर गई और ये जानना चाह रही थी कि बच्चा इस दुनिया में कब आने वाला है। लेकिन दाई के पास जाने पर पता चला कि मधु तो प्रेग्नेंट है ही नहीं। मधु ने उसी वक्त कहा, माँ जी इसमें मेरी कोई भी जानकारी नहीं, ये सब महमूद का आइडिया था। लतीफ़ुन्निसा ने महमूद को बहुत समझाया और उनकी मंगेतर राशिदा का भी वास्ता दिया कि तुम्हारी तो सगाई हो चुकी है, राशिदा से अगर शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे छोटे भाई उस्मान का भी रिश्ता टूट जाएगा। पर महमूद कहाँ मानने वाले थे। लेकिन मीना कुमारी प्रसिद्ध अभिनेत्री थी
उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी मजबूत थी और महमूद की तो आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि दोनों में दिन रात का अंतर था। नौकरों से घिरे आलीशान घर में रहती थी मधु, वहीं गरीबी में रहने वाले थे महमूद। लेकिन प्यार करने वालों को इन सब की क्या फिक्र होती है, वो तो बस इस दुख दर्द से परे प्यार के सागर में गोते लगा रहे होते हैं। नगर का तीर तूने मारा, दिल हुआ घायल। और आखिरकार शादी की तारीख आई, 4 सितंबर सन 1953। मधु और महमूद का निकाह हुआ और मधु हमेशा के लिए महमूद की बन गई और कुछ ही समय बाद मधु प्रेग्नेंट हो गई। वहीं परिवार की बात करें तो परिवार में मुमताज़ अली को तो घर की किसी भी स्थिति से कोई सरोकार नहीं था। महमूद को फिल्मों में बहुत छोटे मोटे काम मिलते थे जिनसे मिलने वाली रकम नहीं के बराबर होती थी। और जब मुमताज़ अली ने पीना शुरू किया था तब से ही वो नशे में लतीफ़ुन्निसा और ख़ुद के बच्चों को बहुत मारते थे। लेकिन जब बच्चे थोड़े और बड़े हुए तो लतीफ़ुन्निसा को अब मुमताज़ अली ज़्यादा मारा करते थे। एक रात नशे में धुत होकर मुमताज़ अली ने लतीफ़ुन्निसा को बहुत मारा और महमूद ने फिर बीच बचाव भी किया। लेकिन बीच बचाव के कारण अब मुमताज़ अली ने लतीफ़ुन्निसा को और तेज़ी से मारना शुरू किया। अपनी माँ को जानवरों की तरह पिटता देखकर महमूद से रहा नहीं गया और महमूद ने अपना आपा खो दिया और अपने पिता मुमताज़ अली को एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये देखकर लतीफ़ुन्निसा गुस्से में पागल हो गई, महमूद को खूब गालियां देने लगी और उन्होंने फैसला सुना दिया, महमूद तुमने अपने पिता पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब इस घर को तुम्हें छोड़ना होगा, अभी इसी वक्त। मुमताज़ अली की मौसी बी माँ ने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। लतीफ़ुन्निसा अपने पति की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैं मर जाऊंगा पिताजी, लेकिन इस घर में वापस नहीं आऊंगा, दुनिया बहुत बड़ी है। अब महमूद अपनी प्रेग्नेंट वाइफ मधु और बी माँ के साथ दूसरे कमरे में किराए से रहने लगे। एक दिन महमूद बाहर काम से गए हुए थे, तभी मधु को दर्द की शिकायत हुई। बी माँ ने हालत की नज़ाकत को समझा और प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर चली गई। उस हॉस्पिटल में प्रसिद्ध हीरोइन मीना कुमारी की बहन मधु को देखकर सब लोग हैरान हो गए और उन्हें फर्स्ट क्लास रूम में एडमिट कर लिया गया। वहाँ महमूद के पहले बच्चे को मधु ने जन्म दिया, उसका नाम रखा गया मसूद अली। बी माँ ने कहा, महमूद तुम बड़े खुशकिस्मत हो कि तुम्हें कितना प्यारा बेटा हुआ है। तब महमूद ने कहा, खुशी तो बहुत है बी माँ, पर चिंता भी कम नहीं है। हॉस्पिटल का बिल मैं कैसे चुकाऊंगा, बहुत टेंशन हो रही है। तभी भांजे होने की खुशी से मीना कुमारी भी बहुत खुश हुई और शूटिंग से फ्री होकर तुरंत मधु से मिलने हॉस्पिटल पहुंची। सब लोग मीना कुमारी को देखकर हैरान थे। मीना कुमारी ने अपने प्यारे से भांजे से मिलते ही उसके हाथ में 100 रुपए का नोट रख दिया। महमूद ने मीना कुमारी के जाने के बाद उन्हीं 100 रुपयों से हॉस्पिटल का बिल चुकाया और मधु और अपने बेटे को लेकर घर आए। वहीं महमूद के जाने के बाद अब बहन मलिकुन्निसा ने परिवार की जिम्मेदारी उठा ली थी। पिता के स्टेज शोज़ पर वो थोड़ा काम करना सीख चुकी थी और मुमताज़ अली क्योंकि महान नर्तक थे तो उनकी बेटी होने का फ़ायदा भी अब मलिकुन्निसा को मिला। और सखी हातिम नाम से जो फिल्म आई उसमें डांसर के तौर पर उन्होंने काम किया। मलिकुन्निसा के काम को बहुत पसंद किया गया और फिल्में एक के बाद एक अब मिलने लगी। वहीं मीना कुमारी ने फिल्म बंधन के सेट पर मलिकुन्निसा का नाम बदलकर मीनू कर दिया और इस तरह मीनू मुमताज़ नाम से उन्हें जाना जाता है। मीनू मुमताज़ के काम करने के कारण घर की हालत सुधरने लगी। अब परिवार पुष्पा पार्क मलाड से अब एक शानदार फ्लैट में शिफ्ट हो गया, पर महमूद तो वहीं किराए के मकान में अपनी पत्नी मधु और बीमा के साथ रहते थे। महमूद की स्थिति में कोई खासा बदलाव नहीं हुआ था। 2 वक्त के खाने के लिए भी बहुत परेशानी से गुजरना पड़ता था। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो मुमताज़ अली के बेटे हैं या फिर प्रसिद्ध डांसर मीनू मुमताज़ के भाई। सारा शहर घूम आया,
मगर तमाम दिन मैं पीछे पीछे रहा और तकदीर आगे आगे। आज भी कोई काम नहीं मिला। महमूद ने एक्स्ट्राज में भी काम किया, स्पॉट बॉय का काम भी किया और फिल्म अनारकली, नागिन, नास्तिक ऐसी कुछ हिट फिल्मों में जूनियर कलाकार के रूप में डांस करते नजर आए। और इन फिल्मों में इनकी बहन मुख्य डांसर के रूप में काम करती थी। उन्हें बहुत पैसे मिलते थे, लेकिन महमूद को तो जूनियर डांसर के रूप में सिर्फ 2 रुपए शिफ्ट के मिला करते थे। जी हाँ, जब कभी यहाँ पर पुलिस की सरगर्मी ज्यादा बढ़ जाती है तो वो सीधा तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। महमूद ने सोचा कि वो फिल्मों में थोड़ा बड़ा काम करेंगे तो पैसे अच्छे मिलेंगे। यही सोचकर महमूद कई किलोमीटर चलकर सेंट्रल मुंबई जाते थे और निर्माता निर्देशक महबूब खान के घर के बाहर खड़े हो जाते, पर बिना रेफरेंस के वॉचमैन उन्हें अंदर नहीं जाने देता था। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन चौकीदार खुद महमूद के पास आया और कहा, आपको कई दिनों से देख रहे हैं साहब, वो आपसे मिलना चाहते हैं। महमूद तब अंदर गए और बातों ही बातों में महबूब खान को पता चल गया कि महमूद मुमताज़ अली के बेटे हैं। इसी बात पर महबूब खान ने उन्हें फिल्म आन में एक नेगेटिव और बड़ा रोल देने की बात कह दी। महमूद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, पर जल्द ही उनकी ये खुशी काफूर हो गई। वो रोल प्रेमनाथ को दे दिया गया। महमूद के हाथ से ये फिल्म निकल गई, लेकिन महमूद की दोस्ती अब जॉनी वॉकर से हो गई थी। लेकिन ये दोस्ती वक्त की परिस्थितियों को सोचकर महमूद ने की थी। वजह ये थी कि एक वक्त का खाना मिल जाए। जॉनी वॉकर अपने घर से बड़ा सा टिफिन लेकर सेट पर आते थे और सबके साथ मिलकर खाना खाते थे। महमूद ने सोचा, जॉनी वॉकर से दोस्ती हो जाएगी तो कम से कम एक वक्त का खाना तो मिल जाएगा और मेरे कमाए गए ये थोड़े से पैसे मधु और बेटे मसूद अली के काम आ जाएंगे। पापी पेट की आग तो बुझानी पड़ेगी। काफी मेहनत की महमूद ने, फिल्मों में काफी स्ट्रगल किया और तब कहीं जाकर इस मेहनत के बाद जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर फिल्मिस्तान स्टूडियो में इन्हें नौकरी मिल गई। नौकरी 180 रुपए महीने की थी। उधर मीना कुमारी अपनी बहन मधु के लिए बहुत परेशान थी। वो किसी भी तरह से महमूद को फिल्म इंडस्ट्री में सेट कर देना चाहती थी। जब तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, ताकि महमूद की माली हालत सुधारी जा सके और मधु अच्छे से अपनी जिंदगी जी सके। पर वो ये भी जानती थी कि महमूद बड़े ही खुददार किस्म के इंसान है और वो कभी भी किसी प्रकार की मदद के लिए मंजूरी नहीं देंगे। फिर भी मीना कुमारी ने महमूद को बिना बताए एक दिन फिल्म मेम साहब के लिए उनकी सिफारिश कर दी और छोटा सा रोल इन्हें मिल गया। लानत है आपकी किस्मत और जहालत पर। अब भी समय है, तुम मेरी अनारकली बन जाओ और मुझे अपना शौलीम बना लो। निकल जाओ बदमाश। वहीं मीना कुमारी ने साउथ के बैनर एवीएम की फिल्म मिस मैरी के लिए भी इन्हें रिकमेंड कर दिया, लेकिन महमूद ने जब एवीएम के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया तो उसमें फेल हो गए। तब एवीएम बैनर के लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि महमूद कभी भी एक्टर नहीं बन सकते। लेकिन किसी के कहने से क्या होता है। कुछ ही दिनों बाद सफल निर्माता निर्देशक BR चोपड़ा साहब की तरफ से एक मैसेज महमूद को मिला। उसमें कहा गया कि कादर स्टूडियो में आकर मुझसे मिलो। महमूद को बड़ी खुशी हुई क्योंकि BR चोपड़ा की फिल्में महमूद के करियर के लिए काफ़ी सॉलिड ऑप्शन साबित होती। महमूद BR चोपड़ा से मिले तो उन्हें एक फिल्म में छोटा सा रोल ऑफर हो गया। फिल्म का नाम था एक ही रास्ता। महमूद को समझने में थोड़ी भी देर नहीं लगी कि ये रोल BR चोपड़ा ने उन्हें क्यों दिया है। कारण था मीना कुमारी, क्योंकि मीना कुमारी ही बतौर एक्ट्रेस इस फिल्म में काम कर रही थी। महमूद ने BR चोपड़ा को कहा, साहब मैं किसी भी सिफारिश से कभी काम नहीं करना चाहता, मैं काम सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पर करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर महमूद वहाँ से चले गए। लेकिन मीना कुमारी का मन तो ऐसा था कि वो हमेशा महमूद के लिए बड़ी परेशान रहती थी। मीना कुमारी ने हार नहीं मानी और अपने पति कमाल अमरोही से महमूद की सिफारिश कर दी और उनकी आने वाली फिल्म में काम देने की पेशकश की। और वहीं मधु ने भी महमूद को कमाल अमरोही से मिलने के लिए काफ़ी जोर दिया। एक दिन महमूद कमाल अमरोही के घर गए, लेकिन वहाँ तो कमाल अमरोही ने
महमूद को बड़े बिंदास अंदाज में ऐसा कह दिया कि जो महमूद कभी सुनना नहीं चाहते थे। कमाल अमरोही ने कहा, तुम महान कलाकार मुमताज अली के बेटे हो, पर यह जरूरी तो नहीं एक्टर का बेटा एक्टर ही बने। मैं एक निर्माता निर्देशक होने की हैसियत से कह रहा हूं, तुम एक्टिंग लायक नहीं हो। तुम में एक्टिंग का कोई टैलेंट नहीं। तुम क्यों अपनी जिंदगी का कीमती समय यूं बर्बाद कर रहे हो? ये कहकर महमूद को कमाल अमरोही ने कुछ पैसे ऑफर कर दिए और पैसे देते हुए कह दिया, एक काम करो, इन पैसों से खाने का एक ठेला खोल लो। इससे तुम कमा भी लोगे और घर बार भी चल जाएगा। ये बात सुनकर तो महमूद का स्वाभिमान पूरी तरह से छलनी हो गया। वो बिना एक शब्द कहे कमाल अमरोही के घर से निकल पड़े और फिर ताउम्र उस घर में महमूद ने कभी कदम भी नहीं रखा। महमूद अपने इरादों के पक्के थे। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में सारे काम किए। निर्माता के ड्राइवर से लेकर जूनियर आर्टिस्ट भी बने, तो वहीं कोरस सिंगर भी बने, असिस्टेंट सेट डिजाइनर भी बने और जब मौका मिला असिस्टेंट कैमरामैन बनने से भी गुरेज नहीं किया। महमूद की मंजिल बड़ी दूर थी, पर उनका हौसला काफी बुलंद था और उन्हें यही हौसला यकीन दिलाता था कि एक दिन कामयाबी मेरे कदम जरूर चूमेगी। साल 1951 था। एक फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर आई। नाम था नादान। इसमें मधुबाला और देव आनंद साहब थे और यही फिल्म जब शूट हो रही थी तब मधुबाला के सामने जूनियर आर्टिस्ट काफी देर से नर्वस हो रहा था। बहुत सारे रीटेक हुए पर वो शॉट ओके नहीं हो पाया। अब डायरेक्टर हीरा सिंह को याद आई महमूद की। तभी उन्होंने अपने असिस्टेंट को कहा कि जाओ महमूद को लेकर आओ। असिस्टेंट ने पूछा, महमूद कहाँ मिलेंगे? तब डायरेक्टर ने कहा, जहाँ भी एक साथ 10 से 15 लोग ग्रुप में हंस रहे हो, तुम समझ लेना महमूद वहीं सेंटर में बैठे हैं। क्योंकि महमूद की आदत थी कि जब भी वो खाली बैठते थे तो लोगों को हंसाया करते थे और लोग उनके पास इकट्ठे हो जाते थे। अब जब महमूद डायरेक्टर हीरा सिंह के पास पहुंचे तो डायरेक्टर ने कहा, ये शॉट जूनियर आर्टिस्ट दे नहीं पा रहा, तुम ही ये शॉट दो। ये 3 दिन का काम है, मैं इसके लिए तुम्हें 300 रुपये देने को तैयार हूँ। अब महमूद ये सुनकर खुशी से उछल पड़े क्योंकि 300 रुपये उनकी सैलरी से बहुत ज़्यादा थे। महमूद खुश हुए और बखूबी अब इस फिल्म की शूटिंग में लग गए और ये फिल्म बहुत ही दिल से इन्होंने की। यहाँ से रेलवे स्टेशन कितनी दूर? रेलवे स्टेशन यहाँ से करीब घंटे 1.5 घंटे का रास्ता है साहब। अगर आप सब मिलकर धक्का मारें तो शायद गाड़ी स्टार्ट। अरे वाह। और इसके बाद अब अभिमान फिल्म मिली जो कि साल 1957 की फिल्म थी। और ये फिल्म भी ऐसे मिली कि जब डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने महमूद को एक एड फिल्म में काम दिया था तो उस तंबाकू के एड में इनके साथ कम्मो नजर आई थी और इसी एड फिल्म को देखकर डायरेक्टर महेश कौल के दिमाग में महमूद के लिए एक रोल सूझा था और अभिमान फिल्म इन्हें ऑफर कर दी गई। साल 1957 अभिमान फिल्म के साथ साथ एक और फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम था दो रोटी। इस तरह अब एक के बाद एक फिल्मों में महमूद नजर आने लगे। कोई बात नहीं, औरत से आज तक कोई नहीं जीता, समझे? वहीं महमूद के भाई उस्मान की बात करें तो उनकी शादी के लिए भी लतीफुन्निसा अब तैयार थी क्योंकि मीनू मुमताज की वजह से घर बड़े अच्छे से चल रहा था। पर इतिहास फिर से दोहराया गया। महमूद की तरह उस्मान ने भी कह दिया कि मैं अपनी पसंद की गई लड़की से शादी करूंगा और वो थी जूनियर डांसर ज़ैबुन्निसा यानी मुन्नी। क्योंकि मुन्नी से उस्मान प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे। अब बात तय हो गई। वहीं महमूद की बहन शानो के लिए भी रिश्ता आ गया। अब लतीफुन्निसा ने थोड़ी तो आनाकानी की लेकिन इन रिश्तों के लिए राजी हो गई और ये शादियां ऐसा जरिया बनी जिससे महमूद की अपने ही परिवार में फिर से वापसी हो गई। परिवार का हर सदस्य अब छोटे महमूद यानी मसूद अली को देखने के लिए बहुत बेकरार था। वहीं महमूद ने अपने पिता से भी अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी। गिले शिकवे दूर हो गए और परिवार फिर से एक हो गया। लेकिन एक नहीं हो पाई तो दोनों ही बहुएं मधु और मुन्नी।
जहां मधु सुपरस्टार मीना कुमारी की बहन थी, वहीं मुन्नी तो एक साधारण सी जूनियर डांसर थी। दोनों में अक्सर टकराव होने लगता था। नतीजतन लतीफुन्निसा को अब एहसास होने लगा कि मुझ पर काला जादू करवाया जा रहा है। उनके बिस्तर से नींबू मिर्च जैसी कुछ चीजें मिलने लगी। मधु और मुन्नी भी अब एक दूसरे से इतनी तकरार करने लगी कि लतीफुन्निसा टेंशन में आने लगी। काले जादू का शक अब मुन्नी से हटकर मधु पर टिक चुका था, लेकिन महमूद तो इन पारिवारिक बातों से दूर अपने काम में लगे रहते थे। धीरे धीरे महमूद का करियर रफ्तार पकड़ रहा था। घर भी एक हो ही चुका था, पर घर में काले जादू के सबूत अब ज्यादा मिलने लगे थे। लतीफुन्निसा का डर भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उन्हें लगता था कि वो जल्द ही इस काले जादू से मर जाएंगी। और वहीं उस्मान की पत्नी मुन्नी की पूरी कोशिश रहती थी कि वो इन सब का जिम्मेदार मधु को ठहरा दे, और वो कामयाब भी रही। लेकिन महमूद तो जानते थे कि इन बातों से मेरी पत्नी का कोई वास्ता नहीं है, और वो तो काले जादू को मानते भी नहीं थे। पर घर में शांति रहे और सब एक रहे, इसी के चलते महमूद ने चुप्पी साध रखी थी। लेकिन मधु को महमूद की ये चुप्पी बड़ी खलती थी, पर महमूद इन बातों में ध्यान नहीं देते थे। महमूद को खूब काम मिल रहा था, लोग नोटिस भी करने लगे थे। साल 1951 से लेकर साल 1958 तक महमूद ने तकरीबन 30 फिल्मों में काम किया, जिनमें बिमल रॉय की 2 बीघा जमीन, गुरुदत्त की प्यासा और बारिश जैसी फिल्में शामिल हैं। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे जहील कर। रानी जरा मेरा नाम तो बता, तू बता ना। क्यों? प्रीतम। लेकिन इन फिल्मों के बावजूद भी महमूद अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए थे। उन्हें शिफ्ट के हिसाब से ही पैसे मिला करते थे। 2.5 रुपए से लेकर अब पर शिफ्ट इनकी कीमत 125 रुपए बढ़ चुकी थी। लेकिन पैसे उनके पास इतने नहीं हो पाते थे कि घर का खर्चा चल पाए। अधिकतर खर्चा तो बहन मीनू मुमताज ही उठाया करती थी। राज कपूर की परवरिश फिल्म जब रिलीज हुई थी तो साल 1958 में महमूद एक जबरदस्त रोल के साथ नजर आए, और वो किरदार था रमेश सिंह का। राज कपूर की इस फिल्म में महमूद को अपनी एक्टिंग का जौहर दिखाने का पूरा मौका मिला। आजा के बस तेरा इंतजार, मेरी तलवार तेरे लिए बेकरार। अब इसके बाद एलवी प्रसाद की एक फिल्म रिलीज हुई, छोटी बहन। ये साल 1959 की फिल्म थी। इसमें भी महमूद नजर आए, और जब एलवी प्रसाद से महमूद की मीटिंग हुई थी तब उन्होंने 2 फिल्मों के लिए एक साथ साइन कर लिया महमूद को। ये पहली बार था जब महमूद ने एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन किया था। इससे पहले तो शिफ्ट के हिसाब से काम करते थे। अब छोटी बहन फिल्म के लिए 6,000 रुपए का एग्रीमेंट साइन हुआ, और ससुराल फिल्म के लिए 9,000 रुपए का एग्रीमेंट साइन हुआ। इस तरह एक ही दिन में 15,000 रुपए के 2 एग्रीमेंट इन्होंने साइन कर दिए। और गौरतलब ये भी है कि इन दोनों ही फिल्मों में महमूद का नाम महेश था। मीना, महेश भैया। मीना, महेश, मैंने कैश में से 10,000 रुपए लिए। लेकिन इतने सारे पैसे आप कहाँ ले जा रहे हैं? कई सालों तक तो महमूद ढंग से सो भी नहीं पाते थे। यही सोचा करते थे कि लाइफ में पैसे कब आएंगे, कैसे आएंगे। लेकिन एग्रीमेंट ने भी अब महमूद की नींद उड़ा दी थी। ये सोचकर नहीं सो पा रहे थे कि इतने सारे पैसे, 15,000 रुपए एक साथ मिले हैं। कैसे, क्या हो गया? बस खुशी का ये ओवरलोड ऐसा था कि नींद ही उड़ गई थी महमूद की। छोटी बहन साल 1959 में रिलीज हुई, और साल 1961 में रिलीज हुई थी ससुराल। छोटी बहन तो सुपर डुपर हिट साबित हुई, और टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने लिखा था, इस फिल्म से अभिनेत्री नंदा और अभिनेता महमूद चमके हैं। लेकिन यहाँ ये बात भी आपको बताएं, एक समय इसी अखबार ने महमूद के लिए लिखा था कि सिर्फ कैमरे की तरफ देखने से ही कोई एक्टर नहीं बन जाता, और ये अभिमान फिल्म में महमूद की एक्टिंग को देखकर अखबार ने छापा था। लेकिन अब छोटी बहन की कामयाबी ने सभी के होश उड़ा दिए थे। मैं तो पहले ही जानता था भाभी एक दिन रंग दिखा के रहेगी। महेश, मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ, तुमसे नहीं, जोरू के गुलाम। छोटी बहन की कामयाबी के चलते अब महमूद ने सोच लिया कि मैं सिर्फ बड़े बैनर की फिल्में ही करूंगा।
अब मैं बड़ा एक्टर बनूंगा और छोटे रोल के लिए मना कर दूंगा। खुशी इतनी ज़्यादा थी कि महमूद बहुत महंगा एक चाय का कप सेट खरीद कर ले आए, और वो इसलिए कि जब भी कोई प्रोड्यूसर उनसे मिलने आएगा, फिल्म साइन करवाएगा, तो इन्हीं कप्स में उन्हें चाय ऑफर की जाएगी। पर 2 महीने बीत गए, वो कप यूं ही रखे रहे, कोई भी प्रोड्यूसर महमूद के पास नहीं आया। लेकिन एक दिन एक अनजाना सा निर्माता उनके घर पर आया, और महमूद उन्हें जानते नहीं थे, तो इसी वजह से उनकी फिल्म के लिए महमूद ने मना कर दिया। और उस प्रोड्यूसर को भगाने के लिए महमूद ने मजाक में कह दिया कि मैं अब फिल्मों के लिए 25,000 रुपये चार्ज करता हूँ और इससे कम में मैं साइन नहीं करता। निर्माता ने जब ये सुना तो तुरंत महमूद को हाँ कर दिया। महमूद ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। एडवांस के तौर पर निर्माता ने 1,000 रुपये महमूद के हाथ में रख दिए। महमूद को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अब महमूद खुश थे। खुशी इस बात की थी कि 1,000 रुपये आ गए, मैं घर का किराना खरीद कर ला सकता हूँ। दूसरे दिन वही निर्माता वापस महमूद के घर आए और बोले, महमूद साहब, जो अभिनेत्री है कुमकुम, वो आपके साथ काम नहीं करना चाहती। वो प्रदीप कुमार को को स्टार के तौर पर देखना चाहती है, इसलिए हम आपको हमारी फिल्म में नहीं ले सकते। महमूद ने उसी वक्त निर्माता को वापस 1,000 रुपये लौटा दिए। तब निर्माता ने कहा, एडवांस पैसे भला कोई लौटाता है? आप दे रहे हैं, ये आपकी महानता है, वरना एडवांस कोई नहीं देता। भले ही ये फिल्म इन्हें नहीं मिली हो, लेकिन महमूद अब सितारा बनकर चमकने के लिए तैयार थे। छोटी बहन और ससुराल, इन दोनों ही फिल्मों के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स के लिए इनका नामांकन हुआ, और ये नामांकन ही काफ़ी था बहुत सी फिल्में मिलने के लिए। अब महमूद को किसी निर्माता का इंतज़ार नहीं था। महमूद के पास फिल्मों की लाइन लग गई थी। महमूद के भाई उस्मान अली अब महमूद का सारा काम देखने लगे और एक तरीके से सेक्रेटरी बन गए। साल 1960 में मियाँ बीवी राजी, मंजिल, श्रीमान श्रीमती, ऐसी कई फिल्में आई। महमूद की फिल्मों की बढ़त के साथ साथ अब आमदनी भी बढ़ती चली गई, और अपनी बहन मीनू मुमताज़ के कंधों से सारी जिम्मेदारी अब महमूद ने खुद ले ली। अब महमूद परिवार का सहारा बने। महमूद को वो सब मिल रहा था जिसके वो सही मायने में हकदार थे। अब हज़ारों रुपए लाखों में तब्दील होने लगे। समय के साथ साथ महमूद ने गाड़ी, बंगला सब खरीदा और जिंदगी के सारे सपने सच करने में लग गए। ये दुनिया है, यहाँ अपने भी आंखें फेर लेते हैं, अगर कुछ नाम हो जाए तो आकर घेर लेते हैं। अब महमूद से जो लोग दूर रहा करते थे वो भी महमूद के पास आने लगे। उनमें से एक शख्स थे मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही। कमाल अमरोही अपने सेक्रेटरी बकर के साथ एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था तारों की छाँव में, और उसमें वो महमूद को लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि फिल्म की कव्वाली में महमूद एक कव्वाल के रूप में एक्ट करे, और उन्होंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को महमूद के घर भेज भी दिया और कहा, जाओ महमूद का नाप ले आओ। और जब वो महमूद के पास पहुंचा तो महमूद ने उस आदमी के हाथ एक लेटर कमाल अमरोही के पास भेज दिया। उसमें लिखा गया था, आपने जो सुझाव दिया था उसके अनुसार मैंने सड़क के किनारे खाना बेचने के लिए एक छोटा सा ठेला खरीद लिया था, लेकिन मैं अपनी फिल्मों में इतना बिजी हो गया हूँ कि मैं ठेले वाले बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पा रहा। अगर आपकी ये फिल्म बाई चांस फ्लॉप हो जाती है तो आप नए बिजनेस के तौर पर मुझसे ये ठेला ले सकते हो। ये संदेश महमूद ने उस अपमान के बदले लिखा था जो कि कमाल अमरोही ने बुरे वक्त में महमूद के साथ किया था। हालांकि तारों की छाँव में नाम से ये फिल्म कभी बन नहीं पाई, और महमूद ने भी कभी भी कमाल अमरोही की किसी फिल्म में काम नहीं किया। ऐसा ही किस्सा साल 1960 में आई फिल्म कानून का भी रहा। ये B.R. चोपड़ा की फिल्म थी। अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार अहम भूमिकाओं में थे। इस फिल्म के लिए महमूद की कोई रेट तय नहीं की गई थी। कुछ दिन बाद जब महमूद को एक लिफाफा मिला तो उसमें 1,000 रुपए निकले। अगले दिन अपने भाई यानी सेक्रेटरी उस्मान के साथ
महमूद पहुंचे BR चोपड़ा के ऑफिस और वहां पर इस अमाउंट के बारे में पूछने लगे। उस्मान अली ने कहा, सर इतना सा पेमेंट क्यों किया, कुछ समझ नहीं आ रहा। तब BR चोपड़ा ने कहा, महमूद को जब हमने कानून फिल्म में लेने का फैसला किया था तब ये शिफ्ट के हिसाब से पैसे लिया करते थे, तो उसी हिसाब से हमने इनका पेमेंट किया है। अब उस्मान अली और BR चोपड़ा में बहस शुरू हो गई और अब BR चोपड़ा महमूद को मार्केट वैल्यू के हिसाब से पेमेंट देने को तैयार हो गए, पर महमूद के स्वाभिमान को ठेस लग चुकी थी। उन्होंने तुरंत BR चोपड़ा से कहा, आप मुझे 125 रुपये शिफ्ट के हिसाब से ये पैसे दीजिए, और महमूद ने उतना ही पेमेंट लिया। लेकिन गौरतलब ये है, इसके बाद महमूद ने कभी भी BR चोपड़ा की किसी फिल्म में काम नहीं किया। हमने सुना धनीराम की छुट्टी हो गई। परिवार की बात करें तो महमूद अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। जब महमूद ने अपनी लाइफ की पहली कार खरीदी थी तो माँ लतीफ़ुन्निसा के नाम पर रजिस्टर करवाई थी। महमूद को कारों का अब इतना शौक था कि एक समय वो ऐसा भी देख रहे थे कि उनके पास इतनी कारें हो चुकी थी कि उन्हें उन कारों को रखने के लिए एक स्पेशल गैरेज तक बनवाना पड़ा। कुछ कारें मद्रास में रखी गईं ताकि उनमें बैठकर साउथ की फिल्मों में शूटिंग कर सकें। यहाँ ये बात भी गौरतलब है कि एक वक्त ऐसा था जब AVM बैनर ने ही महमूद के लिए कहा था कि तुम एक्टर नहीं बन सकते, लेकिन अब महमूद उसी साउथ सिनेमा की जान बन चुके थे और हिट फिल्म की गारंटी भी। समय बदलता जा रहा था। कुमकुम नाम की जो अभिनेत्री महमूद के साथ काम करने को मना कर चुकी थी, अब समय ऐसा आया कि त्रिलोक जेटली ने जब महमूद को एक फिल्म गोदान में साइन किया तो उनके साथ थी कुमकुम। लेकिन महमूद ने कुमकुम के साथ काम करने से अब मना कर दिया और निर्माता ने महमूद की चॉइस को देखते हुए कुमकुम को ही फिल्म से निकाल दिया और कुमकुम की जगह महमूद के साथ नजर आई शोभा खोटे। लाओ निकालो, देखो इतने दिन में क्या कमा लाए हो। अभी क्या कमाए, साल भर तो शहर का रंग ढंग पहचानने में ही लग गया। अब बात करें AS अकबर की, वो किस तरह से महमूद की लाइफ में आए। AS अकबर डायरेक्टर इस्माइल मेमन के सेक्रेटरी हुआ करते थे। उनकी फिल्म दो रोटी में दोनों ही भाई बहनों ने काम किया था, यानी महमूद और मीनू मुमताज़ दो रोटी फिल्म में नजर आए थे। ये साल 1957 की फिल्म थी और AS अकबर अक्सर फिल्म्स की डेट्स के सिलसिले में महमूद के घर आया करते थे। महमूद की माँ को ये लड़का बड़ा अच्छा लगता था और इसी के चलते परिवार के सदस्य की तरह उन्हें माना करती थी। घर के सभी लोग अब अकबर को बड़ा पसंद करते थे। समय के साथ साथ जब मीनू मुमताज़, महमूद और उस्मान सभी बिजी हो गए तो AS अकबर ही वो शख्स थे जिन्होंने इनकी माँ लतीफ़ुन्निसा की देखभाल की जिम्मेदारी ली। अकबर अपना किराए का घर छोड़कर अब महमूद के घर में इनकी माँ की सेवा के लिए रहने लगे थे। लतीफ़ुन्निसा को काले जादू का डर सताता रहता था। वो अक्सर महमूद को कहती थी, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। एक दिन महमूद ने अपने दूसरे बंगले लव बर्ड में अपनी माँ को शिफ्ट कर दिया और वहाँ अकबर ही थे जो लतीफ़ुन्निसा की देखभाल किया करते थे और महमूद अक्सर दोनों बंगलों में आते जाते रहते थे। लतीफ़ुन्निसा को काले जादू वाला डर दिन रात सताता था और अब एक दिन महमूद की बहन जुबैदा ने अपनी सगाई तोड़ दी और कहा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ पर मैं नाम नहीं बता सकती। लतीफ़ुन्निसा को इस बात की बड़ी टेंशन हुई। अब लतीफ़ुन्निसा की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। उन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया गया। मीनू मुमताज़ और महमूद उनका ध्यान रखा करते थे। जब दोनों शूटिंग पर होते थे तो अकबर उनकी माँ का ख्याल रखते थे। 16 जनवरी सन 1960 का दिन था। लतीफ़ुन्निसा से मिलने महमूद हॉस्पिटल पहुँचे। लतीफ़ुन्निसा ने एक पैसों का लिफाफा महमूद के हाथ में दे दिया और कहा, इसे संभालो, बहन भाइयों और अपने पिता का हमेशा ध्यान रखना। अकबर मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि दामाद के रूप में अकबर हमारे घर में आए। महमूद ने अपनी माँ से सारे वादे कर लिए और विश्वास भी दिलाया, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। लेकिन महमूद अपनी माँ की इन बातों से कुछ परेशान भी हो गए थे। एक अनजाना सा डर उन्हें सता रहा था कि माँ कहीं इस दुनिया से रुखसत ना हो जाए।
इसीलिए अब उस दिन की शूटिंग भी कैंसिल कर दी। थोड़ी देर में अस्पताल के वार्ड में जॉनी वॉकर भी मिलने पहुंच गए। महमूद और जॉनी वॉकर बातें कर रहे थे। तभी लतीफ़ुन्निसा की सांसें उखड़ने लगी। लतीफ़ुन्निसा की बहन ने उन्हें पानी पिलाया। महमूद की माँ लतीफ़ुन्निसा हमेशा के लिए सो गई। उन्होंने चादर को जैसे ही लतीफ़ुन्निसा के चेहरे को ढकने के लिए आगे बढ़ाया, महमूद उसी वक्त वहां पहुंचे। वो ये सब कुछ देखकर एकदम से चिल्लाते हुए अंदर की तरफ भागे। माँ, माँ! महमूद की आवाज़ सुनकर लतीफ़ुन्निसा ने एक लंबी गहरी सांस ली। तभी महमूद ने अपनी माँ के मुंह में मक्का के पवित्र जल आबे ज़मज़म की कुछ बूंदें टपका दी, मानो लतीफ़ुन्निसा को महमूद का इंतज़ार था। बस इसी के साथ वो हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गई। महमूद के लिए ये सदमा बहुत बड़ा था, पर उन पर अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी भी थी। पूरे परिवार को वापस एक बंगले में शिफ्ट किया गया। सबका ध्यान अब महमूद ज्यादा रखने लगे थे और परिवार के सदस्य के रूप में अकबर भी साथ ही रहते थे। भाई तुम्हारे लिए तो जाना है। देखो, पहले जाएंगे दर्जी के यहाँ और उसके बाद ब्यूटी हेयर कटिंग सैलून। खचाक खचाक। महमूद के बेटे मसूद अली और मकसूद अली के बाद अब मधु तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई। मधु को इस बार तकलीफ बहुत ज्यादा थी। महमूद दिल से चाहते थे कि उनके इस बार बेटी का ही जन्म हो और उसका नाम मैं अपनी माँ के नाम पर रखूंगा। 13 जुलाई सन 1960 मधु ने महमूद के तीसरे बेटे को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया मखदूम अली और उन्हें सब प्यार से मैकी नाम से बुलाया करते थे। डिलीवरी के बाद मधु की तबीयत भी कुछ खराब ही थी। डॉक्टर उनका पूरा ख्याल रख रहे थे। मैकी को भी एक दिन बहुत तेज बुखार की शिकायत हुई और उसके चलते मैकी के शरीर का दायां हिस्सा लकवा मार गया। महमूद और मधु बड़े परेशान हुए और हॉस्पिटल की ओर भागे। डॉक्टर उदानी ने बच्चे को संभाला और एडमिट कर लिया। मेरा बच्चा तो ठीक हो जाएगा ना? और कुछ ही देर में जवाब दिया कि आपका बच्चा पोलियो से पीड़ित है। महमूद चौंक गए, क्योंकि इससे पहले महमूद ने पोलियो नाम की बीमारी का नाम कभी सुना ही नहीं था। पोलियो हुआ है? वो क्या होता डॉक्टर साहब? जब डॉक्टर से महमूद ने इस बीमारी के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने अपना आपा खो दिया और वो बोल पड़े, यदि आप जानते ही नहीं कि बच्चे की देखभाल कैसे करें तो आप उन्हें जन्म ही क्यों देते हैं। ये सुनकर महमूद और हताश हो गए। डॉक्टर का गुस्सा शांत हुआ तो महमूद को इस बीमारी के बारे में बताया गया। महमूद ये सुनकर एक बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगे। अब मैकी की बुखार बहुत तेज हो चली थी। डॉक्टर ने कहा 24 घंटे से पहले हम कुछ भी नहीं कह सकते। डॉक्टर का ये डायलॉग महमूद के लिए एक भारी बोझ जैसा था। महमूद ने बहुत प्रार्थना की, ऊपर वाले से कई वादे किए और आखिरकार महमूद की प्रार्थना ऊपर वाले ने स्वीकार ली। मैकी की तबीयत अब खतरे से बाहर थी, पर पोलियो बीमारी अब मैकी को हो चुकी थी और ये एक लाइलाज बीमारी थी। ऊपर वाले से किए सारे वादे महमूद ने पूरे किए और कमर अली शाह दरवेश की दरगाह शिवपुर पुणे में एक बहुत बड़ा हॉस्टल बनवाया ताकि पढ़ने वाले बच्चे वहां रह सके और बहुत बड़ी रकम उस हॉस्पिटल को भी दान की जहां पोलियो से पीड़ित बच्चों का इलाज किया जाता था। लेकिन प्रॉब्लम्स यहीं ख़त्म नहीं हुई। ज़िंदगी की कुछ प्रॉब्लम्स तो महमूद के सामने नज़र आ रही थी, लेकिन कुछ इंतज़ार भी कर रही थी। महमूद को ये पूरा यकीन था कि उनकी बहन जुबैदा अकबर से प्यार करती है और उनकी शादी वो जल्द ही अकबर से कर देंगे, क्योंकि माँ से यही वादा किया था। पर महमूद को अंदेशा भी नहीं था कि जुबैदा के अलावा एक और लड़की थी जो अकबर से प्यार करने लगी थी और वो थी मीनू मुमताज़। मीनू का ये पहला अफेयर नहीं था। इससे पहले फिल्म पब्लिसिस्ट मुदीन अंसारी से भी उन्हें प्यार हुआ था और मुदीन अंसारी ने महमूद और अमिता को लेकर एक फिल्म बनाना शुरू भी कर दिया था। फिल्म का नाम था हम, तुम और वो। लेकिन जब मीनू ने मुदीन को छोड़ा, अफेयर ख़त्म हुआ, तो मुदीन ने भी वो फिल्म ही बंद कर दी थी जिसमें महमूद और अमिता थे। मीनू की ज़िंदगी में मुदीन के बाद फिर
अब्दुल गफ्फार नाडियाडवाला आए थे। उनसे भी इन्हें प्यार हुआ, लेकिन वो तो पहले से शादीशुदा थे और उन्होंने महमूद और मीनू की वजह से ही फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम रखे थे और साथ ही दोनों के साथ एक फिल्म भी बनाई थी। साल 1954 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। नाम था इंस्पेक्टर। महमूद कभी भी नहीं चाहते थे कि उनकी बहन किसी पहले से शादीशुदा इंसान से शादी करे और किसी और महिला का घर बर्बाद कर दे। महमूद की बहन शानो ने भी एक शादीशुदा आदमी से शादी की थी और महमूद को उस वक्त ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। इसीलिए महमूद नहीं चाहते थे कि मीनू मुमताज़ किसी शादीशुदा इंसान से प्यार करे। एक दिन मीनू को लेकर वो गोरेगांव की तरफ निकले और रास्ते में बोले, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, मैंने अमीता से शादी कर ली है। मीनू ये सुनकर बहुत सदमे में आ गई और बोल पड़ी, भैया आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके पास इतनी अच्छी बीवी है, इतने प्यारे बच्चे हैं, उनका क्या होगा, ये सब गलत है। दूसरे ही पल मीनू को ये एहसास हो गया कि महमूद उन्हें क्या समझाना चाहते हैं और अब वो समझ भी गई थी कि शादीशुदा इंसान से शादी करके वो किसी का घर बर्बाद ही करने जा रही है। इसी के साथ मीनू ने नाडियाडवाला से शादी का ख्याल अब छोड़ दिया था। लेकिन एक दिन मीनू का अकबर के प्रति प्रेम भी सामने नजर आ गया था। जब एक दिन कार एक्सीडेंट में अकबर बाल बाल बचे थे तो महमूद और उनके सारे परिवार वालों ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया था और उसी वक्त मीनू के मुंह से ये भी निकला था, अल्लाह आपने मेरे लिए मेरे अकबर को बचा लिया। ये बात सुनकर उस वक्त सारे परिवार वाले हैरान हो गए थे, लेकिन महमूद गुस्से में अपना आपा खो बैठे थे। उन्हें तो यही लगता था कि बहन जुबैदा ही अकबर से प्यार करती है और उनसे शादी करना चाहती है, पर मीनू अब ऐसा क्यों कह रही है? ये बात महमूद को परेशान कर रही थी। मीनू और महमूद के बीच उस दिन काफ़ी कहासुनी हुई और मीनू उस दिन घर छोड़कर अपनी मौसी के यहाँ रहने चली गई। महमूद को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। आखिरकार वो अपनी बहन को मनाकर वापस घर ले आए और अब अकबर पर यह फैसला छोड़ दिया गया कि तुम ही बताओ कि किससे शादी करना चाहते हो। और उस दिन अकबर ने मीनू मुमताज़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं इसे अपना जीवन साथी चुनना चाहता हूँ। फैसला हो चुका था, लेकिन महमूद की प्रॉब्लम इसके बाद भी ख़त्म नहीं हुई। अकबर और मीनू मुमताज़ की शादी तो हो गई, पर अकबर अभी तक सेटल नहीं थे। महमूद ने उन्हें सेटल करने की ठान ली। वो चाहते थे कि कम से कम मीनू मुमताज़ के बराबर तो अकबर हो ही जाएं, और इसीलिए महमूद ने इस्माइल फिल्म्स के ओनर इस्माइल मेमन से बात की और ये कहा कि आप अकबर को एक बार फिल्म निर्देशन का चांस दीजिए। आपके बैनर तले एक फिल्म का डायरेक्शन कर लें तो उनकी लाइफ बन सकती है। लेकिन इस्माइल मेमन ने कुछ नहीं कहा और बात नहीं बनी। इसी तरह IAS जौहर से भी महमूद को ना ही सुनने को मिली। तब महमूद ने फैसला कर लिया कि ये काम मुझे खुद ही करना होगा, अपना खुद का बैनर होगा और उसी के तले अब अकबर फिल्म का निर्देशन करेंगे। ये जो फिल्म मैं बना रहा हूँ उस फिल्म कंपनी का बोर्ड है। मैं जो भी फिल्में बनाऊंगा लोग उसे देखकर वाह वाह करेंगे। फिल्म कंपनी महमूद ने खोली और उसका नाम रखा मुमताज़ फिल्म्स, और इसकी पहली फिल्म भी महमूद ने अनाउंस कर दी। इस फिल्म में महमूद और अमीता ही मुख्य भूमिका में थे, क्योंकि ये उस वक्त की हिट जोड़ी थी। और फिल्म का नाम रखा गया छोटे नवाब, जिसका निर्देशन अकबर को ही करना था। और महमूद की चाहत थी कि फिल्म का संगीत SD बर्मन साहब दें, और एक दिन वो उनके घर पहुंच गए। लेकिन SD बर्मन साहब को जब पता चला कि फिल्म का निर्देशन एक नया निर्देशक कर रहा है तो ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी और उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि मेरे पास अभी डेट्स नहीं है। लेकिन वहाँ एक तरफ कोने में RD बर्मन तबला बजा रहे थे। महमूद ने RD बर्मन की तरफ देखा। महमूद ने उनसे पूछ लिया, क्या आप मेरी फिल्म में संगीत देना पसंद करेंगे? राहुल देव बर्मन ने उसी वक्त कह दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं। और बात बन गई और इस तरह भारतीय फिल्मों में RD बर्मन की एंट्री हुई और ये RD बर्मन की पहली फिल्म रही छोटे नवाब। और यहाँ ये बात भी सिद्ध हो गई कि महमूद इनोवेशन करते थे। एक नए संगीतकार को उन्होंने मौका दिया और आगे चलकर वो RD बर्मन RDX नाम से मशहूर हुए और भारतीय संगीत में उनका बहुत बड़ा नाम हुआ।
हमको भूख लगी है, हमको कोई खाने को नहीं देता, हमारे पास पैसे नहीं है। 1961 से 1967 तक महमूद ने बहुत सी फिल्मों में काम किया। 1961 में ससुराल फिल्म आई, 1962 की दिल तेरा दीवाना और राखी फिल्म रही, 1963 में घर बसा के देखो, 1964 में जिंदगी, 1965 में दो दिल, गुमनाम और काजल, 1966 में लव इन टोक्यो और 1967 में चंदन का पालना। ऐसी बहुत सी फिल्मों में महमूद नजर आए। 1962 की फिल्म दिल तेरा दीवाना में महमूद को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। दामाद बना रही क्या तुम्हें? अजी घर की जोरू को क्या करूंगा मैं? 3 बच्चे हैं ना उसके, मेरे खुद के और बच्चे। इसके बाद अगली फिल्म रही प्यार किए जा, जो साल 1966 की रही। इसके लिए भी इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और कई फिल्में ऐसी रही जिनके लिए फिल्म फेयर में इनका नाम नॉमिनेट होता रहा। आपको हार्ट ट्रबल तो नहीं? अरे नहीं रे, क्यों क्यों क्यों? थोड़े दिन पहले मैंने एक को सुनाई थी कहानी। हाँ। आधी कहानी सुनने के बाद हाँ। उसके बच्चे यतीम हो गए। महमूद कामयाबी का हर स्वाद चख रहे थे। वो अपने करियर से बहुत खुश थे, पर निजी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मां के जाने के बाद मधु पर सारे परिवार वालों ने काले जादू का इल्जाम लगा दिया, क्योंकि मुन्नी की हमेशा यही कोशिश रहती थी कि मधु को गलत ठहराया जाए। वो कामयाब रही। घर वालों का व्यवहार अब मधु के लिए अच्छा नहीं था। वहीं महमूद की मजबूरी थी कि वो पूरे कुटुंब को छोड़कर भी नहीं जा सकते थे। धीरे धीरे मधु का चिड़चिड़ापन अब महमूद और मधु के बीच झगड़ों की वजह बनने लगा। और थोड़े ही दिनों बाद मधु ने जिद पकड़ ली कि मैं फिल्मों में वापस काम करूंगी। महमूद चाहते थे कि मधु घर में रहकर बच्चों की परवरिश करे, पर मधु नहीं मानी। और फिर इसीलिए महमूद ने मधु के साथ एक फिल्म में काम किया और फिल्म का नाम था मंजिल। लेकिन एक शर्त है कि आप मुझे मेरे नाम से पुकारें और मुझे भी हक दें। और इसके बाद मधु अपनी बहन मीना कुमारी के साथ फिल्म किनारे किनारे में भी नजर आई। पर महमूद और मधु के बीच अब एक अनजानी सी दूरी बनती जा रही थी। मैं भूली नहीं, अय्यार हूँ, चालाक हूँ, गर्ज की बंदी। 1963 में भूत बंगला नाम से महमूद की फिल्म रिलीज हुई। ये महमूद के निर्देशन में बनी फिल्म थी। हिम्मत ना हारना, एज ए डायरेक्टर एक दिन तेरे भेजे की तारीफ जरूर हो। महमूद इस फिल्म का डायरेक्शन महाबलेश्वर में कर रहे थे। वहीं इस फिल्म की शूटिंग देखने के लिए एक अमेरिकन लड़की अपने दोस्तों के साथ आती थी। उसका नाम था ट्रेसी। ट्रेसी को हिंदी नहीं आती थी और महमूद को इंग्लिश। पर जैसे तैसे कुछ औपचारिक बातें हुई तो महमूद और ट्रेसी अब एक दूसरे के प्रति लगाव महसूस करने लगे। और ज़्यादातर शूटिंग से अब हॉस्टल तक महमूद और ट्रेसी साथ जाते थे, क्योंकि ट्रेसी एक हॉस्टल में रहा करती थी। धीरे धीरे ये लगाव और बढ़ने लगा। शूटिंग के साथ साथ अब नज़दीकियाँ ऐसी हुई कि अखबारों की सुर्खियाँ बनने लगी। वहीं मधु भी महमूद से खिंची खिंची ही रहा करती थी। वजह ये थी कि आए दिन मधु को महमूद के अफेयर के किस्से सुनाई पड़ते थे, लेकिन वो इन पर ध्यान नहीं दिया करती थी। पर अब मधु को एहसास होने लगा था कि ट्रेसी महमूद के लिए खास बनती जा रही है। और इस दूरी ने जहां महमूद की जिंदगी में ट्रेसी को जगह दे दी, वहीं मधु की जिंदगी में भी एक शख्स ने एंट्री मार ली, और वो थे महमूद के भाई उस्मान अली। महमूद की जीवनी पर लिखी गई हनीफ जवेरी की बायोग्राफी में इस बात का जिक्र मिलता है कि उस्मान अली और मधु के बीच प्यार हो गया था। उस्मान अधिकतर मधु के कमरे में आते जाते थे। एक दिन नौकरानी ने उस्मान अली को मधु के कमरे में जाते हुए देखा और उस्मान ने अब कमरा अंदर से बंद कर लिया था। नौकरानी को ये बात जमी नहीं। उस्मान की पत्नी मुन्नी को उसने जाकर बताया और मुन्नी गुस्से में आग बबूला हो गई और महमूद एक कमरे में जहां अकेले सो रहे थे वहां जाकर उन्हें जगा कर ले आई। और जैसे ही कमरे की तरफ ये दोनों पहुंचे, दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाया गया और दरवाज़ा खोला उस्मान अली ने। अपनी पत्नी और भाई को एक साथ देखकर महमूद का दिल
बुरी तरह टूट गई। मैं तुम्ही से प्यार करती हूँ, तुम्हारे सिवा और किसी से नहीं। लेकिन आज मालूम हुआ तुम्हारी मोहब्बत एक ढोंग है। उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा क्योंकि कुछ शब्द ही नहीं थे। वहीं मधु ने पूरे परिवार के सामने खुद को उस्मान के साथ इस तरह से पाया तो वो भी इस बात को सहन नहीं कर पाई। मधु को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसका असर दिमागी हालात पर पड़ा। और महमूद तो इस घटना के बाद बहुत रोए क्योंकि पत्नी और भाई ने विश्वास पूरी तरह से तोड़ दिया था और झकझोर कर रख दिया महमूद को। मधु और महमूद अब अलग अलग कमरों में रहा करते थे। बातचीत दोनों में लगभग बंद ही हो चुकी थी। जॉनी वॉकर, जो कि महमूद के दोस्त और घर के सबसे अच्छे सलाहकार थे, उन्होंने मामले को घर में ही दबाने की सलाह दी और ऐसा ही किया गया। पर मधु की दिमागी हालत बिल्कुल खराब होती जा रही थी। महमूद से वो दूर रहना चाहती थी और महमूद के घर वाले मधु से दूर रहना चाहते थे। पर महमूद अपने चारों बेटों के खातिर मधु को छोड़ना भी नहीं चाहते थे। कश्मकश में फंस चुके थे महमूद और मधु का मानसिक संतुलन खराब बद से बदतर होता जा रहा था। मधु ने अपने फैमिली डॉक्टर का लेटर पैड चुराया और उस पर कुछ गोलियां लिख ली और वो गोलियां नशे की थी। नशे की अब आदी हो गई। वो अजीब अजीब हरकतें करने लगी। महंगे महंगे कपड़े फाड़ डालती, कभी टेबल कवर बनाने लगती, कभी घर की दीवार में बहुत बड़ा सा छेद कर देती ताकि रात में घर से बाहर निकल पाए। कभी शूटिंग से टेबल कवर, बेडशीट और छोटी छोटी चीज़ें चुरा लिया करती थी। यहाँ तक कि होटल से एस्ट्रे और मोमबत्तियाँ तक वो चुरा कर ले आती। हर बार महमूद की तरफ देखकर ये मामला रफा दफा कर दिया जाता। एक दिन महमूद ने अपने पिताजी को मक्का मदीना की यात्रा पर भेजा। वहाँ से आते वक्त वो भी महंगी घड़ियाँ लेकर आए थे, पर मधु ने उन घड़ियों को भी चुरा लिया। महमूद अब इस चोरी की आदत से बड़े परेशान होने लगे और एक दिन गुस्से में आकर मधु को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मधु के मुंह से खून निकलने लगा। महमूद घबरा गए। बाद में पता चला कि मधु शूटिंग में काम करने वाली लाल गोलियां मुंह में रखकर नकली खून निकलने की एक्टिंग कर रही थी। मधु की इन हरकतों से महमूद परेशान हो गए। उन्होंने एक दिन मीना कुमारी के घर जानकी कुटीर में मधु को भेज दिया और साथ ही नन्हे मासूम अली को भी, क्योंकि वो अभी बहुत छोटे थे और अपनी माँ के बिना नहीं रह सकते थे। मीना कुमारी को महमूद ने फ़ोन कर कहा कि मैं आपकी बहन को भेज रहा हूँ, इसका ख्याल रखिएगा। मीना कुमारी ने मधु की हालत को देखकर एक कमरे में शिफ्ट कर दिया और वो रात में कहीं चली ना जाए, इसीलिए बाहर से गेट की चिटकनी भी बंद कर दी। आधी रात हुई तो मीना कुमारी के घर पर पुलिस का फ़ोन आ गया और फ़ोन पर कहा गया कि तुम्हारी बहन मधु चोरी करते पकड़ी गई है। मीना कुमारी ने कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो तो यहीं पर है। जब मीना कुमारी ने मधु के कमरे का दरवाज़ा खोला तो पता चला वो खिड़की से भाग गई थी। मधु अब अपने बच्चे को भी भूलने लगी थी और उन्हें नन्हे मासूम अली का भी ख्याल नहीं था। कुछ दिन बीते तो मधु की दिमागी हालत में सुधार हुआ, लेकिन वो अब पहली वाली जिंदगी में वापस लौटना नहीं चाहती थी। जिंदगी नए सिरे से शुरू करने की मधु ने सोची और उनकी जिंदगी में एक शख्स आए। वो थे किशोर शर्मा। किशोर शर्मा मीना कुमारी के सलाहकार हुआ करते थे और ज़्यादातर वो जानकी कुटीर में आते जाते थे। एक दिन अनवर अली मीना कुमारी से मिलने आए, तब मासूम अली दौड़कर अपने चाचा की गोद में लिपट गए और बोले, मुझे अब्बा के पास ले चलो, अम्मी के पास मेरा मन नहीं लगता, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। ये बात अनवर अली ने जब महमूद को घर जाकर बताई तो महमूद अपने बेटे मासूम को घर ले आए और बच्चों से ये वादा किया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। महमूद के बेटे मैकी, जिन्हें पोलियो था,
उनको छोड़कर महमूद ने अपने तीनों बेटों को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। वहीं मधु तो अपने बच्चों को भूल जाना चाहती थी और वो किशोर शर्मा के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर भी चुकी थी, लेकिन इस बात की महमूद को कोई खबर नहीं थी। एक दिन मीना कुमारी ने महमूद को अपने घर बुलाया और मधु को तलाक देने की बात कह दी। महमूद और मधु के रिश्ते में हालांकि वैसे कुछ भी नहीं बचा था, पर तलाक तो महमूद ने कभी सोचा भी नहीं था। मीना कुमारी ने बहुत समझाया, स्थिति अब पहली जैसी नहीं है महमूद, अब मधु किशोर शर्मा के बच्चे की माँ भी बनने वाली है। अब तलाक के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। उस दिन कॉमेडी किंग महमूद, सबको हंसाने वाले महमूद, देर रात तक बच्चों की तरह बिलबिलाकर रोते रहे। महमूद को देखकर मीना कुमारी भी अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाई और ये रिश्ता इस तरह खत्म हो गया। महमूद मधु को हमेशा प्यार से मकड़ी बुलाया करते थे, लेकिन अब ऐसा दिन था और ये सच भी था कि महमूद की ये मकड़ी अपना जाला कहीं और बुन चुकी थी। पर यहाँ ये भी सच है कि महमूद भी दूसरी शादी ट्रेसी से कर चुके थे। हालांकि ये गुपचुप में हुई थी, पहले कोर्ट में हुई और उसके बाद सबके सामने ट्रेसी का नाम बदलकर ताहिरा बेगम रख दिया गया। नटराज होटल में शादी की पार्टी हुई। चाहे जीवन के रास्ते कितने ही ऊंचे नीचे हों, पर एक कलाकार को तो अपने करियर पर भी ध्यान देना होता है। फिल्मों में महमूद लगातार शूटिंग भी करते रहते थे। अगर तुम्हारे साथ रहता हूँ तो 3 बच्चों की जगह 4 बच्चे हो जाते हैं, और तुम्हारे बिना रहता हूँ तो पिछले ये तीनों की याद बहुत आती है। साल 1968 में एक फिल्म रिलीज हुई जिसे महमूद ने एनसीसीपी के साथ मिलकर बनाया था और इस फिल्म को हिंदुस्तान की सबसे अच्छी कॉमेडी फिल्म के नाम से भी जाना जाता है। ये फिल्म है पड़ोसन। घोड़ा चतुरा घोड़ा, ये क्या रहा? घोड़ा चतुरा एक पे रहना, या घोड़ा बोलना या चतुरा बोलना। महमूद की कॉमेडी से जुड़े कई रोचक किस्से हैं। महमूद एक ऐसे मंझे हुए अभिनेता थे कि उन्हें किसी भी सीन की रिहर्सल करने की इच्छा नहीं होती थी और ना ही वो करते थे। बस सीन शुरू होते ही अपने कैरेक्टर में आ जाते और कई बार तो ऐसा होता था कि सामने वाले एक्टर ये सोचकर हैरान हो जाते और घबरा जाते थे कि महमूद ने ये क्या कर दिया और ना जाने अब वो क्या करने वाले हैं। इसी तरह एक दिन महमूद ने मस्त मौला किशोर कुमार से ये बात कही, क्या आप मुझे अपनी फिल्म में काम देंगे? इस पर किशोरदा ने कहा था, मैं ऐसे इंसान को काम कैसे दे सकता हूँ जो मुझे ही चुनौती दे दे। तब महमूद ने कहा था, आप मुझे काम दें या ना दें, पर जब मैं कभी फिल्म बनाऊंगा ना तो मैं आपके लिए एक रोल जरूर रखूंगा। और ये वादा महमूद ने फिल्म पड़ोसन में सच कर दिखाया था और किशोर कुमार महमूद के साथ इस फिल्म में कॉमेडी करते नजर आए थे। इसके बाद साल 1968 में आंखें, साधु और शैतान, 1969 में मेरी भाभी, बड़ी दीदी, वारिस, 1970 की हमजोली, जवाब, 1971 में मैं सुंदर हूँ, पारस, नया जमाना, ऐसी बहुत सी फिल्में महमूद के अभिनय से सज कर आईं। अब महमूद को मिला फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड और ये था साल 1969 की फिल्म वारिस के लिए। चुड़ैल, तू क्या मेरी बहू बनेगी? ये मोर मसूर की दाल। और इसके ही ठीक 2 साल बाद एक और फिल्म आई जिसके लिए फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन यानी हास्य भूमिका का अवार्ड मिला और वो थी फिल्म साल 1971 की पारस। मैं मर जाऊंगा। चुप हो जाओ। महमूद के भाई अनवर अली भी फिल्मों में बहुत सक्रिय थे और उन दिनों उनकी दोस्ती एक नए नवेले एक्टर से हुई। ये दोस्ती बड़ी अच्छी हो गई और वो दोस्त थे अमिताभ बच्चन। अपने शुरुआती दिनों में अमिताभ बच्चन को उस घर में रहना अच्छा नहीं लगता था जहां वो रुका करते थे, क्योंकि उनकी माँ तेजी बच्चन की फ्रेंड के यहाँ अमिताभ बच्चन मुंबई में रुकते थे। पर जब अच्छा नहीं लगता था तो एक दिन अनवर से उन्होंने कह दिया
अब अनवर एक दिन महमूद से मिलवाने के लिए अमिताभ बच्चन को लेकर महमूद के बंगले पैराडाइज में पहुंचे। महमूद और अमिताभ की ये पहली मुलाकात थी। अमिताभ बच्चन को देखकर महमूद इम्प्रेस हुए। लेकिन यहाँ ये बात भी गौरतलब है कि अमिताभ बच्चन की फिल्म 7 हिंदुस्तानी कुछ कमाल नहीं दिखा पाई थी। उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म होता दिख रहा था। पर महमूद ने सांत्वना दी और कहा, डटे रहो, आगे बढ़ो, और फिल्में मिलेगी। और दिलदार महमूद ने अमिताभ बच्चन की हेल्प करने की सोच ली। ऋषिकेश मुखर्जी आनंद फिल्म बना रहे थे। उस फिल्म में किशोर कुमार और महमूद को कास्ट किया गया था, लेकिन सिचुएशंस ऐसी रही कि दोनों ही इस फिल्म में काम नहीं कर पाए और महमूद ने ऋषिदा और सिप्पी साहब से जोर देकर कहा अमिताभ बच्चन को इस फिल्म में लिया जाए। इसी कारण फिर अमिताभ बच्चन को आनंद फिल्म में महमूद के कहने के कारण ही काम मिला था। और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को कास्ट करने के लिए महमूद ने कई निर्माताओं पर जोर दिया और कहा कि आपको अमिताभ बच्चन को काम देना ही होगा। वहीं महमूद की फिल्म पड़ोसन के निर्देशक ज्योति स्वरूप भी उन दिनों एक फिल्म बनाने की सोच रहे थे जिसका नाम था परवाना। महमूद ने उन्हें हक से कहा, ज्योति जी, इस फिल्म में आप अमिताभ बच्चन को ही लेना। अब ज्योति स्वरूप तो महमूद के बहुत अच्छे दोस्त थे ही, वो मना नहीं कर पाए और इस तरह अमिताभ बच्चन को परवाना फिल्म भी मिली। और एक दिन महमूद ने खुद एक फिल्म बनाने की सोची। नाम रखा गया बॉम्बे टू गोवा और महमूद उसमें अमिताभ बच्चन को ही लेना चाहते थे। पर बहुत से लोगों ने दबाव बनाया कि अमिताभ बच्चन की जगह जितेंद्र को लेना चाहिए क्योंकि जितेंद्र एक स्थापित अभिनेता थे। पर महमूद ने कहा, मैं अमिताभ बच्चन को ही अपनी फिल्म का हीरो बनाऊंगा। उन दिनों अमिताभ बच्चन का तो ये हाल था कि कई निर्माता कुछ दिन तो शूटिंग करवाते थे, फिर अमिताभ बच्चन को फिल्म में लेने पर संदेह करने लगते और फिल्म छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया करते थे। पर महमूद अमिताभ बच्चन के लिए तो बस यही कहा करते थे, मैं घोड़ों पर रेस लगाया करता हूँ, मुझे पता है कौन सा घोड़ा जीतेगा। देखना, अमिताभ बच्चन एक दिन सुपरस्टार बनेगा। ये ऐसा स्टार होगा जिसके सामने सबकी चमक फीकी पड़ जाएगी। और आगे ऐसा हुआ भी और आज तक अमिताभ बच्चन को दुनिया पहचानती है, जानती है और मानती है। लेकिन एक दौर ऐसा रहा कि अमिताभ बच्चन को डांस करने से ही डर लगता था। बॉम्बे टू गोवा फिल्म की शूटिंग चल रही थी। डांस डायरेक्टर ने कहा कि एक गाना है, उसमें आपको डांस करना है। लेकिन अमिताभ बच्चन अब घबरा गए थे क्योंकि डांस करना तो आता ही नहीं था। डांस डायरेक्टर PL राज ने अमिताभ को डांस स्टेप भी सिखाए पर अमिताभ बच्चन सीख नहीं पाए और इसी वजह से फिल्म की शूटिंग एक दिन के लिए टाल दी गई। इस बात से अब अमिताभ बच्चन और परेशान हो गए। अगले ही दिन अमिताभ जब मेकअप रूम से बाहर नहीं आए तो महमूद अंदर पहुंचे। महमूद को देखकर अमिताभ बच्चन छोटे बच्चे की तरह रोने लगे और बोले, मैं डांस नहीं कर सकता, मुझे डांस नहीं आता सर। तब महमूद ने अमिताभ से पूछा, आप शूट पर कैसे आए हैं? अमिताभ ने कहा, मैं अपनी कार से आया। कार से आने के बाद? अमिताभ ने कहा, मैं यहाँ चलकर आया। तब महमूद ने कहा, जो अपने दोनों पैरों से सही चल सकता है ना, वो डांस भी कर सकता है। महमूद ये बात कहकर फिर सेट पर गए और सबसे कहा, जैसे ही अमिताभ बच्चन का डांस वाला शॉट पूरा हो, आप सभी तालियां बजाना। और फिर ऐसा ही हुआ। तालियों की गड़गड़ाहट ने अमिताभ बच्चन को आत्मविश्वास से भर दिया और फिल्म की शूटिंग अच्छे से पूरी हुई। किधर का काटूं? इधर का काटूं। ये हसरत भेलपुरी शायरी बाद में करना। भाई साहब माफ करना। बॉम्बे टू गोवा फिल्म के रिलीज होने से पहले एक कमाल का किस्सा ये भी रहा। एक बार अमिताभ बच्चन दिल्ली से आए तो अपने एक दोस्त को महमूद से मिलवाने के लिए पैराडाइज बंगले में लेकर पहुंचे। अनवर अली और महमूद दोनों वहां बातें कर रहे थे। और यहाँ ये बात गौरतलब है कि महमूद कभी कभी नशे की टैबलेट्स लिया करते थे। अब अमिताभ और अनवर ने उस नए दोस्त का परिचय महमूद से करवाया पर महमूद समझ नहीं पाए। महमूद ने तुरंत जेब में हाथ डाला और 5,000 रुपये निकालकर उस नए दोस्त को देने को कहा। जब महमूद से वजह अमिताभ और अनवर ने पूछी
तो महमूद ने कहा, ये लड़का बहुत गोरा है और बहुत ही सुंदर, ये सुपरस्टार बन सकता है, मैं इसे अपने नए प्रोजेक्ट में जरूर लूंगा। ये एडवांस 5,000 रहे। तब अनवर ने महमूद को ढंग से समझाया, ये लड़का राजीव गांधी है महमूद भाई, इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का बेटा। महमूद ये सुनते ही होश में आ गए और अपने पैसे वापस ले लिए। और यहाँ ये बात भी गौरतलब रही कि राजीव गांधी भले ही फिल्म स्टार नहीं बने हों, लेकिन वो तो राजनीति के सुपरस्टार बने और भारत के प्रधानमंत्री। बॉम्बे टू गोवा फिल्म के रिलीज होने के बाद अब अमिताभ दूसरे घर में शिफ्ट हो चुके थे। 1972 की बॉम्बे टू गोवा सुपर हिट रही। आनंद और परवाना फिल्में भी कमाल कर गईं। जब प्रकाश मेहरा की जंजीर फिल्म रिलीज हुई तो स्पेशल स्क्रीनिंग में महमूद को बुलाया गया। महमूद ने फिल्म देखी तो महमूद ने कहा, अमिताभ अब तुम घर जाकर आराम से सो जाओ, अब तुम्हें अपने फिल्मी करियर की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और हुआ भी ऐसा ही। अमिताभ बच्चन की फिल्मी गाड़ी चल पड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद भी महमूद निर्माता, निर्देशक और अपने दोस्तों को अमिताभ बच्चन को फिल्म में लेने के लिए कहते रहते थे। परिवार की बात करें तो ट्रेसी के साथ परिवार और आगे बढ़ा। महमूद के 4 और बच्चे हुए, 2 बेटे मंजूर और मंसूर, 2 बेटियां गिन्नी और मासूमा। जब बेटी गिन्नी का जन्म हुआ तो महमूद बहुत खुश हुए, क्योंकि बहुत समय से एक बेटी की बड़ी चाहत थी। उन्होंने अपनी चाहत के अनुसार अपनी माँ का नाम लतीफ़ुन्निसा ही बेटी का नाम रखा और प्यार से इस बेटी को गिन्नी भी कहा करते थे। साल 1970 में महमूद के घर दूसरी किलकारी और गूंजी और ये भी एक बेटी ही थी। नाम रखा गया मासूमा। मासूमा बहुत कमज़ोर बच्ची थी, इसीलिए डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल में ही उसे एडमिट कर लिया। महमूद अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। शूटिंग जाने और शूटिंग आने, इन दोनों के बीच वो बेटी से मिलने जाते थे। ऐसा करते करते 7 दिन बीत चुके थे, पर मासूमा की तबीयत में खासा सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन जब महमूद अपनी बेटी मासूमा से मिलने जा रहे थे तो उनके साथ प्रोड्यूसर प्रेम जी भी थे। दोनों हॉस्पिटल गए तो ट्रेसी उस वक्त जोर जोर से रो रही थी। महमूद समझ गए, जिसका डर था वो हो गया है। मासूमा उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज़ के बाद मासूमा की बॉडी महमूद को दे दी गई। अपनी बीवी ट्रेसी और प्रेम जी के साथ गाड़ी में बैठकर महमूद रवाना हो गए। जब गाड़ी से उतरे तो एक गरीब सी बच्ची ने महमूद को देखकर सैल्यूट किया और ऑटोग्राफ के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। महमूद के एक कंधे पर उनकी बेटी मासूमा की डेड बॉडी थी। तब भी महमूद ने उस बच्ची को ऑटोग्राफ दिया। इस पर प्रेम जी ने महमूद से पूछा, आप इस वक्त ऐसा कैसे कर सकते हैं? तब महमूद ने कहा, मैं पिछले 7 दिनों से अपनी बेटी मासूमा की एक मुस्कान के लिए तरस रहा हूं, पर ऐसा नहीं हुआ। आज अगर मेरे एक ऑटोग्राफ से एक बच्ची के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है तो मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। ये मौका मुझे ऊपर वाले ने दिया है, इसके लिए प्रेम जी मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ। महमूद के बेटे मैकी को जब पोलियो हुआ था तब से महमूद के दिल में ये टीस थी कि मैं विदेशों तक मैकी को लेकर गया, पर मैकी सही नहीं हो पाए। एक दिन महमूद के दिल में ये बात आई थी कि मैं तो पैसों से पूरी तरह संपन्न हूँ, पर इलाज नहीं हो पा रहा। मेरी जगह अगर कोई गरीब पिता हो तो वो क्या करेगा, किसे अपना दर्द सुनाएगा? अपने इस दर्द को महमूद ने एक फिल्म में उतारने की सोच डाली और एक फिल्म बनाई भी। फिल्म का नाम रखा गया कुंवारा बाप। और ख़ास बात ये रही, इस फिल्म में दादा, बाप और बेटा तीनों ने अभिनय किया था। मैकी इस फिल्म में पोलियो पीड़ित बच्चे के रूप में नजर आए। बगैर डंडे के भाग तू, बगैर डंडे के भाग तू। महमूद के पिता मुमताज अली ने भी इस फिल्म में अभिनय किया। ये तेरा मुन्ना नसीब वाला हो। महमूद ने इस फिल्म में एक बेबस पिता की ऐसी दमदार भूमिका निभाई थी कि सबको हंसाने वाले महमूद ने
इस फिल्म के ज़रिए सबको रुला दिया था और ये महमूद की एक यादगार फिल्म है। मेरे हिंदुस्तान में कोई बच्चे को पोलो नहीं होना। गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर बच्चों को मुफ्त में इंजेक्शन लगाना। वहीं महमूद अपनी एकमात्र बेटी गिन्नी से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और इस बेटी के लिए भी महमूद ने एक फ़िल्म बनाई थी। फिल्म का नाम गिन्नी के नाम पर ही था, गिन्नी और जॉनी। ये साल 1976 की फिल्म थी। अपनी बेटी के साथ महमूद ने ज़बरदस्त भूमिका निभाई। गाड़ी चलाते टाइम तुमको मैं गाना गाता, नहीं तो बक कर रहा। आज कुछ नहीं। ए पिद्दी, अपने से एक्टिंग नहीं करना। वहीं महमूद के मस्त मौला अंदाज और साथी कलाकारों के साथ अफेयर की खबरें हमेशा सुर्खियों में रहती थी, चाहे वो अमिता हो, मुमताज़ हो या शोभा खोटे। ऐसी कुछ अभिनेत्रियों के साथ इनके नाम जोड़े गए थे। पर अरुणा ईरानी से अफेयर की खबरों ने तो ट्रेसी की ज़िंदगी में भी भूचाल मचा दिया था और ये वैसा ही भूचाल था जैसा मधु की ज़िंदगी में ट्रेसी के आने से मचा था। पर महमूद जानते थे ट्रेसी ना ही मधु की तरह है और ना ही वो अपने बच्चे मेरे पास छोड़ेंगी, ना ही वो माफ़ करेगी। महमूद ने अरुणा ईरानी से दूरी बना ली थी, जिसके कारण महमूद की वैवाहिक ज़िंदगी में तूफ़ान आते ही वापस लौट गया था। ये महमूद की बड़ी समझदारी थी। 6 मई सन 1974 महमूद के पिता मुमताज़ अली ने भी 69 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। महमूद अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं कि अपनी माँ और पिता के अंतिम वक्त वो उनके साथ रहे। तो सुन ले हमारी दुआ। वर्ष 1975 की फिल्म वरदान में नंदलाल नाम के हास्य चरित्र को निभाकर इन्होंने चौथा फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड हासिल किया था। यहाँ ये बात भी गौरतलब है कि साल 1983 तक हर साल इनका नाम अवार्ड के नॉमिनेशन में हुआ करता था। क्योंकि देश को आज भी हमारी जरूरत है। देश में आज भी कई मस्से हैं। मस्से नहीं, मसले। महमूद एक बड़े अभिनेता तो थे, साथ ही जमीन से जुड़े इंसान भी। कोई अगर कचरा बीनने वाला भी उनकी शूटिंग देख रहा होता था तो वो तुरंत उसके पास जाते थे और उससे हाथ ज़रूर मिलाते थे। फिल्मी करियर की बात करें तो महमूद की लगातार फिल्में आती जा रही थी। 1976 की जय बजरंग बली, सबसे बड़ा रुपया, 1977 की अमानत और 1978 में देश परदेश और एक बाप 6 बेटे, ऐसी कई फिल्में आई। फिल्म एक बाप 6 बेटे के साथ ख़ास बात ये रही कि इस फिल्म का निर्माण महमूद ने ही किया था और इस फिल्म में महमूद के बेटों ने भी काम किया था। इसके बाद 1980 में खंजर, 1982 में सुराग और खुद्दार, 1986 में लेडीज हॉस्टल और 1987 में मजाल और 1988 में फैसला जैसी कई फिल्में आई। और साथ ही साथ 80 के दशक में एक खुशी ने महमूद की ज़िंदगी में दस्तक दी। महमूद और ट्रेसी की बेटी मासूमा की मौत को अब 10 साल हो चुके थे, लेकिन दोनों ही उस बात को भूले नहीं थे। एक खालीपन दोनों को खलता था। ट्रेसी और महमूद उन दिनों बेंगलोर में अपने फार्म हाउस में बच्चों के साथ रहा करते थे। वहीं फार्म हाउस के पास ही मदर टेरेसा का भी आश्रम था। ट्रेसी अक्सर इस आश्रम में जाती और बच्चों की देखभाल किया करती थी। एक दिन महमूद के फार्म हाउस के पास पेड़ों के बीच किसी ने एक नवजात बच्ची को लाकर छोड़ दिया। पुलिस ने बहुत छानबीन की पर उसके माता पिता का पता नहीं चल पाया। अब आश्रम के अंदर ट्रेसी ने उस बच्ची का ख्याल रखा। धीरे धीरे ट्रेसी को अब महसूस होने लगा कि ये तो मेरी मासूमा ही है जो लौटकर वापस आ गई है। तब ट्रेसी ने मदर टेरेसा को एक दिन कॉल किया और पूछा, क्या मैं इस बच्ची को गोद ले लूं? तब मदर टेरेसा ने भी कहा था, ये बच्चा तुम्हारे लिए ही पैदा हुआ है। ट्रेसी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने महमूद को ये बताया। महमूद भी बड़े खुश हुए और दोनों ने मिलकर उस बच्ची को गोद ले लिया। नाम रखा गया
रहमत यानी ऊपर वाले का दिया आशीर्वाद। प्यार का नाम रखा गया किशी। महमूद का फिल्मी करियर चलता रहा। फिल्में बनाई भी, काम भी किया, और काम ऐसा किया कि लोग कॉमेडी का किंग, कोहिनूर, ऐसे कई नामों से उन्हें नवाजते थे। महमूद ने ऐसा समय भी देखा जहां हीरो को जब 2 लाख मिला करते थे, वहां महमूद को 8 लाख उस फिल्म में मिला करते थे। अक्सर कई नामी एक्टर महमूद के साथ काम करने से घबराया करते थे। वजह महमूद के सामने उनकी चमक का फीका पड़ जाना। महमूद के लिए दीवानगी ऐसी थी कि दर्शक बस पोस्टर पर फोटो देखकर ही फिल्म देखने चले जाते थे। ये महमूद के करियर का गोल्डन टाइम था। जमीन से उठकर सितारों से खेले महमूद। चांद को जहां अपना बिस्तर बनाया, वहीं चांदनी को चादर, पैसा, शोहरत सब मिला जीवन में। महमूद सुपर डुपर कॉमेडियन बन गए। महमूद खुद के बारे में क्या सोचते थे, कौन सी फिल्म उन्हें अच्छी लगती थी, उनमें क्या अच्छाई थी, क्या उनमें कुछ कमी भी थी, ये खुद सब कुछ महमूद ने अपने एक इंटरव्यू में बताया। महमूद कहते थे, मैं सच बोलूँगा और सच के अलावा कुछ नहीं। अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुँचती है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। सबसे कड़वा सच ये है कि दुनिया स्वार्थी है। स्वार्थ के लिए लोग अपने खून को धोखा देते हैं। मैं भी ताज़े सफ़ेद दूध की तरह पवित्र नहीं हूँ। मेरे 60 साल के फिल्मी करियर में कोई भी निर्माता ये नहीं कह सकता कि मैंने उसको परेशान किया हो या मेरी वजह से कोई फिल्म अधूरी रह गई हो। मैं अपने परिवार को आउटडोर शूट पर लेकर गया हूँ तो निर्माता से मैंने कभी उनके खर्चे का भुगतान नहीं मांगा, जो कि अधिकतर कलाकार किया करते हैं। यहाँ तक कि मैंने ड्राइवर और मेकअप आर्टिस्ट का भुगतान भी कभी निर्माता से नहीं मांगा। मैं सच कहता हूँ, महिलाएं मेरी कमजोरी रही हैं, पर क्या कोई भी पुरुष दिल खोलकर ये कह सकता है कि महिलाएं उसकी कमजोरी नहीं है? मैंने किसी भी महिला को ज़बरदस्ती अपना दोस्त नहीं बनाया। जो भी महिलाएं मेरी ज़िंदगी में आईं, अपनी खुशी से आईं। मैंने खुले तौर पर ज़िंदगी जी, चाहे वो महिलाएं हों, रेसिंग हो या नशा। मैंने जो किया दुनिया के सामने खुलकर किया। इसीलिए लोग मेरे बारे में ख़राब धारणा भी इख्तियार कर लेते हैं। मैं निर्माता बना तो मैंने कभी नए कलाकार को कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बांधा, जैसे ज़्यादातर निर्माता निर्देशक कलाकारों के साथ करते हैं। कोई भी एक्टर हो या कोई टेक्नीशियन ही क्यों ना हो, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि महमूद ने उनके पैसों के लिए उन्हें धोखा दिया हो। अगर मैंने किसी फिल्म में गाना गाया है तो मैंने कभी भी किसी भी निर्माता से इसके पैसे नहीं लिए। मीना कुमारी मेरी आपा जैसी थी, फिर भी चंदन का पालना फिल्म के लिए मैंने उनका पूरा पेमेंट किया था। लोग ये भी कहते हैं मैंने मीना कुमारी को धोखा दिया, पर यह बात सच नहीं है, क्योंकि मीना कुमारी जब तक मेरे पास रहीं तब तक किशोर शर्मा ही वो शख्स थे जो उनका अकाउंट संभालते थे। अवार्ड्स और फिल्मफेयर पुरस्कारों में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। 1 या 2 बार मैं अवार्ड लेने गया, बाकी अवार्ड मेरे भाई ही लेकर आते थे। मैं सभी धर्मों की इज्जत करता हूँ। मैंने मस्जिदों के साथ साथ मंदिर का भी निर्माण करवाया है। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स में बहुत से चेक दिए हैं, और वो भी बिना किसी भेदभाव के। और इन अच्छे कर्मों के साथ साथ मैंने कई बुरे कर्म भी किए हैं। मैंने अपनी माँ से किए हुए वादे तोड़ दिए। मैंने माँ से वादा किया था अपनी बहनों की शादियाँ करवाऊंगा, पिताजी का सम्मान करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, उधार नहीं लूंगा, पर मैं सारे वादे नहीं निभा सका। बहनों की शादी की, पर पिता से एक समय बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि पिताजी शराब पिया करते थे और उस बात से मुझे चिढ़ थी और मैं कहीं उनसे बदतमीजी ना कर लूं, इसीलिए मैंने कई बार उनसे बात करना भी बंद कर दिया था। हालांकि समय रहते पिताजी से वापस बात करना शुरू कर दिया था। और उधार और झूठ बोलने की बात है तो बिजनेस में ये सब कुछ करना पड़ता है। झूठ भी बोला, उधार भी लिया। मैंने सभी धर्मों को एक नज़र से देखा, सबका सम्मान किया। मंदिर गया, चर्च गया, गुरुद्वारे भी गया, और मैंने एक वक्त
वादा किया था कि अगर कुंवारा बाप फिल्म हिट हो जाएगी तो मैं वैष्णो देवी माता के दर्शन को जाऊंगा। और मैं फिर गया भी था। मेरा मानना है जब हम सभी धर्मों के लोगों से बात कर सकते हैं, उनकी खुशी और गम में शरीक हो सकते हैं, तो सभी धर्मों के साथ संबंध क्यों नहीं रख सकते। कोई भी धर्म इंसान को एक दूसरे से नफरत करना नहीं सिखाता, किसी को मारना या अत्याचार करना नहीं सिखाता। हम सभी को मिलकर रहना चाहिए। मैंने बचपन में एक सपना देखा था जिसमें एक सड़क पर मैं खड़ा हुआ हूँ और शिवजी की आकृति वाला इंसान मेरे पास आ रहा है। जब मेरे बाल कम होने लगे थे तब एक दिन दादा मुनि का ध्यान मेरे सर पर गया था। तब अशोक कुमार दादा मुनि ने कहा था कि भगवान शिव के त्रिशूल जैसी आकृति मेरे सर पर बनी है। तब मुझे उस दिन यकीन हो गया था कि भगवान शिव का मुझ पर आशीर्वाद है। और यहाँ ये बात भी गौरतलब रही कि महमूद की अधिकतर फिल्मों में उनका नाम भगवान शिव के नाम पर ही हुआ करता था, यानी शंकर या महेश। ऐसी कुछ फिल्में हैं, छोटी बहन, लव इन टोक्यो, जिद्दी, दो कलियां, नया जमाना और ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिनमें इनका नाम महेश रहा, जो कि खुद महमूद की पसंद का नाम था, क्योंकि महमूद भगवान शिव को बहुत मानते थे। महमूद आगे कहते हैं कि मधु मेरी जिंदगी से गई, उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। अगर औरत शादीशुदा होते हुए भी किसी और में अपनी खुशी ढूंढे तो इसका मतलब रिश्ते में कमी है। और मैं मानता हूँ मेरे में भी कमी थी कि मधु को हमेशा अपने साथ नहीं रख सकता था। तलाक के बाद मैं मधु से एक बार मिला और 2 बार फ़ोन पर भी बात की। मैंने कभी भी मधु को बच्चों से मिलने के लिए रोका तक नहीं। मैंने हमेशा अपने को स्टार्स की हेल्प भी की। मैंने कभी भी किसी को परेशान नहीं किया। हाँ, मेरे साथ ऐसे कई को स्टार रहे जो मेरा करियर ख़त्म कर देना चाहते थे। मैंने इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी। एक गीत था, अजहू न आए बालम वा सावन बीता जाए। ऐसे क्लासिकल सॉन्ग पर भी मुझे कॉमेडी करने के लिए कहा गया था। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। और वहीं एक और फिल्म थी जिसका नाम था वरदान। इसके लिए भी मैंने एक ख़ास आवाज़ का इस्तेमाल किया था। और इसी फिल्म में एक गीत था, फोड़ी नाक तबला न तोड़ी नाक पेटी। मुझे इसमें ख़ास आवाज़ में गीत गाना था। ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने ये भी किया। समय के साथ जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे अपने मुझसे ज़्यादा मेरे पैसों से प्यार किया करते हैं, तब मैंने सबसे बड़ा रुपया नाम से फिल्म बनाई। और ये फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है। The whole thing is that कि भैया सबसे बड़ा रुपया। फिल्म पड़ोसन में भी एक गीत था, चतुर नार बड़ी होशियार। ये भी करना मेरे लिए बड़ा कठिन था, लेकिन इसके करने के बाद सबने यही कहा था कि ये सिर्फ महमूद ही कर सकते हैं। मैं हिंसा में कभी विश्वास नहीं रखता था, पर एक बार मैंने राजेश खन्ना को थप्पड़ जड़ दिया था। साल 1979 में रिलीज़ हुई जनता हवलदार फिल्म में मैंने उन्हें साइन किया था, लेकिन मुझे उन्होंने बहुत परेशान किया। सुपरस्टार होकर नखरे दिखाते थे, सेट पर लेट आते थे, कभी शूटिंग पोस्टपोन करवा देते थे। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कहा, मैं आपको फिल्म में काम करने की फीस दे रहा हूँ, आप मेरा काम ढंग से कीजिए। उन दिनों इनकम टैक्स वाले भी आए दिन मेरे घर पर छापा मारा करते थे, पर उन्हें कभी कुछ नहीं मिलता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मैंने इनकम टैक्स ऑफिसर को थप्पड़ मार दिया था, क्योंकि उस दिन छापे के दौरान अधिकारी ने मेरे टेडी बियर को फाड़ दिया था, जो कि मैं अपनी बेटी मासूमा के लिए कभी खरीद कर लाया था। वो तो इस दुनिया में नहीं थी, पर मैं टेडी बियर को अपने पास लेकर सोता था। उसमें मेरी भावनाएं जुड़ी थी अपनी बेटी मासूमा के लिए, लेकिन उसने ये फाड़ा तो मुझसे रहा नहीं गया। हालांकि ये थप्पड़ मारना मुझे महंगा पड़ा। सरकारी अधिकारी के साथ ये करना गलत था, पर यह भी सच है कि मैंने कभी टैक्स बकाया नहीं रखा, हमेशा समय पर चुकाया। टैक्स डिफ़ॉल्टर की सूची में कई फिल्मी हस्तियों के नाम हुआ करते थे, पर
महमूद का नाम आपको कभी नहीं मिलेगा। लोग किशोर कुमार को कंजूस कहा करते थे, पर मैं कहूँगा उनके जैसा दिलदार आदमी और कोई नहीं था। मेरी नज़र में सबसे बड़े हास्य कलाकार तो किशोर कुमार ही थे। एक हिट गाना था मुत्तू कोड़ी कव्वाड़ी हड़ा। ये मेरी फिल्म दो फूल का गीत था। ये गाना किशोरदा और आशा भोसले को गाना था, पर किशोरदा उस दिन बिजी थे। मैंने आशा जी के साथ ये गाना गाया और ये सोचा कि बाद में किशोर कुमार से डब करवा लेंगे, पर किशोरदा ने जब ये गाना सुना तो उन्होंने कहा, महमूद तुम्हारी आवाज़ में ही ये गाना हिट होगा, और ऐसा ही हुआ। गाओ ना एंडे कर ले। मैं कोई मोहम्मद रफी की औलाद नहीं हूँ, मेरे को गाना नहीं आता। ये कॉमेडी अंदाज वाला गाना मेरी ही आवाज़ में सुपर डुपर हिट साबित हुआ। पर फिल्म इंडस्ट्री कई जगह स्वार्थी भी हो जाती है। फिल्म पत्थर के सनम में एक गीत था, दुश्मन है ज़माना। मैं डांस की शूटिंग कर रहा था। उन दिनों मेरे भतीजे नज़ीर की तबीयत बहुत ख़राब थी। ज़िंदगी और मौत से वो जंग लड़ रहा था। वो एक बार मुझसे मिलना चाहता था। वो बार बार मुझे बुलाता रहा, पर मुझे इस बात की खबर नहीं दी गई क्योंकि मैं शूटिंग में बिजी था। शूटिंग जब ख़त्म हुई तो मुझे बताया गया और मैं तुरंत उससे मिलने पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। मेरा भतीजा नज़ीर हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। पर मैंने इस घटना का असर फिल्म पर नहीं होने दिया। अमिताभ बच्चन बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, पर वो मेरे बेटे की तरह हैं। लोग उन्हें बच्चन और मैं उन्हें बच्चा कहा करता हूँ। बहुत लोगों ने अफवाह फैलाकर हमारे रिश्तों को तनावपूर्ण बनाया, पर अमिताभ ने मेरे खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। वो एहसान भूलने वाला इंसान नहीं है। हाँ, एक घटना हुई थी तो मुझे बहुत दुख हुआ था। जब 1993 में मेरी बाईपास सर्जरी हुई थी, तब अमिताभ मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अपने पिताजी से मिलने आते थे। उसी हॉस्पिटल में मैं भी था। अमिताभ वहाँ रोज़ आते थे, पर वो मुझसे मिलने कभी नहीं आए। हो सकता है ये उनका निजी निर्णय रहा हो। अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, आशा भोसले, कल्याण जी आनंद जी, सुनील दत्त, नौशाद, प्राण साहब, दिलीप कुमार, शशि कपूर, जितेंद्र, धर्मेंद्र, सायरा बानो, अमिता और नंदा, ये ऐसे कलाकार रहे जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे। और बहुत से ऐसे भी दोस्त हैं जो इस दुनिया को अलविदा कह चुके। मैं उन सब के लिए बहुत दुआ करता हूँ। मैंने कई फिल्मों को प्रोड्यूस किया, पर हमेशा भूमिका के आधार पर ही हीरो का मैंने चयन किया। मैंने इस बात पर कभी जोर नहीं दिया कि मैं ही फिल्म में हीरो बनूं। मैं जानता हूँ मैं कोई देव आनंद या मनोज कुमार नहीं जो खुद ही अपनी फिल्म का हीरो बन जाऊं। हालांकि अब इंडस्ट्री के लोग मुझे भूल चुके हैं। दादा मुनि यानी अशोक कुमार ही ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी मृत्यु तक मुझसे मेरी तबीयत का हाल पूछा करते थे। उनके बाद फिर कोई नहीं रहा। ये महमूद के दिल की कुछ ऐसी बातों के अंश थे जो उन्होंने एक इंटरव्यू में साझा किए थे। जब 90 का दशक आया तो भी महमूद फिल्मों में काम करते नजर आए। 1993 में श्रीमान आशिक, खल नायिका, 1994 में जुआरी, चांद का टुकड़ा, अंदाज अपना अपना, 1995 में गुड्डू और 1996 की दुश्मन दुनिया का, 1998 में घर बाजार। घर बाजार वो फिल्म रही जो कि महमूद के करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई थी। महमूद फिल्म इंडस्ट्री के पहले ऐसे हीरो थे जिन्होंने स्पोर्ट्स कार रेसिंग में भी भाग लिया था, और ख़ास बात यह भी थी कि उस रेस में स्पोर्ट्स कार भी खुद महमूद की ही थी। महमूद ने अपनी ज़िंदगी को बड़े ऐशो आराम से जिया। उनका शौक ऐसा था कि वो अपने शर्ट और शूज़ के रंग के हिसाब से ही कार का रंग भी चूज़ किया करते थे और उसी कार में सफ़र करते थे। दुनिया भर से लाई हुई ड्रेसेस और फुटवियर, घड़ियाँ, ये सब उनके शौक का परचम लहराती थी। लेकिन यहाँ ये बात भी गौरतलब है कि महमूद ये सब कुछ खुद के लिए ही नहीं बल्कि अपने परिवार, दोस्तों, यहाँ तक कि चौकीदार और ड्राइवर के लिए भी किया करते थे। सबके लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स लेकर आते थे। हर ज़रूरतमंद की हमेशा हेल्प किया करते थे। अपने परिवार की जिम्मेदारी बखूबी निभाते थे महमूद। और
महमूद इस बात के लिए खुद को खुशकिस्मत कहते थे कि मैं अपने माता पिता के आखिरी समय उनके पास रहा, जिससे मैं अपने माँ बाप को आबे जमजम का पवित्र जल पिला पाया। यहाँ ये बात भी गौर करने वाली है कि महमूद ने अपने बेटों के नाम एम लेटर से ही शुरू होने वाले रखे थे। महमूद ने एक वसीयत भी बनाई थी जिसमें अपने मन की इच्छा उन्होंने जाहिर की। उन्होंने उसमें लिखवाया कि मेरी मृत्यु के बाद मुझे दफनाया नहीं जाए, मेरे शरीर के अंग और आँखों को उन लोगों को दान किया जाए जिन्हें इनकी ज़रूरत है, और मेरे शरीर को जलाया ही जाए, उसे दफनाया नहीं जाए। वजह थी माता पिता से महमूद का प्रेम। महमूद के माता पिता की कब्र दोनों अलग अलग शहरों में थी और वो मृत्यु के बाद दोनों के करीब रहना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अंतिम संस्कार के बाद राख का एक हिस्सा अपनी माँ के पास और दूसरा पिता के पास रहे और तीसरा महात्मा गांधी की समाधि के पास, क्योंकि महमूद बापू को अपना आदर्श मानते थे और एक वक्त बापू ने ही कहा था कि एक दिन तुम अपने नाम से जाने जाओगे। लेकिन वसीयत की जैसे ही ये बातें सबको पता चली तो परिवार वालों ने इसका विरोध किया और कहा इससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाएगा। तब महमूद ने इस वसीयत को बदल दिया। अगस्त सन 2002 महमूद ने अपने बेटे मखदूम से इच्छा जाहिर की कि मैं अपने सारे चाहने वालों और फैंस को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए शुक्रिया देना चाहता हूं, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका चला जाऊंगा। उस दिन महमूद अपने भाई उस्मान के घर थे और अपने बेटे मैकी यानी मखदूम को अपनी जायदाद की पावर ऑफ अटॉर्नी देना चाहते थे ताकि वो बेंगलोर की सारी संपत्ति का ध्यान रख सके, और ये कागज़ तैयार भी हो चुके थे। जब मैकी महमूद से मिलने घर आए तो पता चला कि महमूद तो लकी अली की फिल्म सुर का ट्रायल शो देखने गए हैं, और जब मुलाकात हुई तो महमूद ने मखदूम के सामने उन कागज़ों पर सिग्नेचर कर दिए और साइन करते ही आंखें छलछला गई। दोनों बेटों को गले लगाया और उस दिन महमूद खूब रोए, क्योंकि उन्हें पता था कि अब मैं ज़्यादा दिन और नहीं रहने वाला। कारण ये था कि 13 दिन से ज़िंदगी और मौत से जंग लड़ने के बाद महमूद ने अब हमेशा के लिए अमेरिका जाने का सोच लिया था। लेकिन ऐसी बीमारी के हालात में भी अभी ज़िंदगी महमूद को एक और झटका देने वाली थी। मैकी जैसे ही कागज़ साइन करवा कर अपने घर लौटे तो उसी वक्त महमूद अब एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाले थे। कुछ ही देर में फ़्लाइट जाने वाली थी, पर मैकी के घर से ही महमूद के पास फ़ोन आ गया, क्योंकि महमूद से मिलकर जैसे ही मैकी घर पहुंचे थे, मैकी को दिल का दौरा पड़ गया। उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। महमूद को अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके शादीशुदा बेटे मैकी से उनकी ये आखिरी मुलाकात थी। मैकी की इस तरह अचानक मौत हो जाने से महमूद टूट चुके थे। मैकी को उनके दादा मुमताज़ अली के बगल में दफनाया गया। ये जगह महमूद के बेंगलोर वाले फार्म हाउस में थी। महमूद पूरी तरह से टूट चुके थे। डैडी, डोंट लीव मी एंड गो। आज से मैं मर गया तेरे लिए और तू मर गया मेरे लिए। अमेरिका इसलिए जाना चाहते थे ताकि आगे की ज़िंदगी ट्रेसी के साथ गुजार सकें। अब मैकी की मौत को जब 40 दिन हो चुके थे तो महमूद अमेरिका के लिए रवाना हो गए। सामान फिर से कार में रखा गया। एयरपोर्ट जाने की तैयारी होने लगी, पर महमूद कार में नहीं बैठे, फार्म हाउस के गार्डन में ही बैठ गए। और अब महमूद के आंसू नहीं रुक रहे थे। अपने पिता और बेटे की कब्र के पास खड़े होकर महमूद रोते रहे। फिर दोनों की कब्र के पास एक निशान उन्होंने बनाया और कहा, जब मेरी मौत हो जाए तब इसी घर में मुझे मेरे पिता और मेरे बेटे के पास ही दफना दिया जाए, और जब मेरा इंतकाल हो तो पार्थिव शरीर को मुंबई की चंदनवाड़ी मस्जिद में थोड़ी देर के लिए रखा जाए ताकि मेरे रिश्तेदार और फैंस मुझे आखिरी बार देख ले, और मेरे मरने के बाद फिर इस बेंगलोर वाले फार्म हाउस को एक ट्रस्ट द्वारा चलाया जाए जहां रहना और खाना फ्री हो।
पर महमूद की ये इच्छा कई सालों से थी और ये समय आया भी, पर हमेशा ऐसा नहीं हुआ क्योंकि प्रॉपर्टी की लीज सिर्फ 90 सालों तक के लिए थी। महमूद का ये सपना ही रह गया। महमूद जब अमेरिका पहुंच गए तो अक्सर अपने करीबियों और रिश्तेदारों से फ़ोन पर बात किया करते थे। अब महमूद धार्मिक प्रवृत्ति के हो चुके थे और 5 वक्त नमाज पढ़ने लगे थे। जुलाई 2004 महमूद ने अपने भाई उस्मान को फ़ोन किया। मुझे लगता है उस्मान, अब मैं और नहीं जीऊंगा। तुम्हें याद है ना मुझे कहाँ दफनाना है? उस्मान अली को महमूद अपनी आखिरी इच्छा याद दिला रहे थे और इसके ठीक 2 दिन बाद 23 जुलाई 2004 ट्रेसी महमूद को सुबह 5 बजे नमाज के लिए जगाने क्या गई। वो चौंक गई क्योंकि महमूद उस वक्त नहीं उठे। हमेशा के लिए कभी ना उड़ने वाली गहरी नींद में चले गए महमूद। डॉक्टर्स को बुलाया गया, पर सच तो सच ही होता है। भारतीय सिनेमा का कोहिनूर अपनी चमक बिखेर कर जन्नत में जा चुका था। महमूद की मौत की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को एक सदमा सा लगा। बेंगलोर में महमूद के बेटे और पोते पोतियों ने उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी कर ली थी। पार्थिव शरीर को अली एस्टेट में रखवाया गया ताकि सभी उनके अंतिम दर्शन कर ले और फिर महमूद की इच्छा के मुताबिक ही उनके शरीर को पिता और बेटे की बगल में दफना दिया गया। ठीक 1 साल पहले इसी दिन महमूद के सबसे करीबी दोस्त गुरु जॉनी वॉकर को भी 29 जुलाई 2003 को माहिम मुंबई में दफनाया गया था। अमिताभ बच्चन को जब महमूद के इंतकाल की खबर मिली थी तब तक उनकी अंतिम यात्रा का कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ था। इसीलिए अमिताभ बच्चन ने 5 दिनों के लिए अपनी सभी शूटिंग्स को पोस्टपोन कर दिया था। हीरो में सबसे बड़ा हीरा कोहिनूर होता है। जो हीरो का भी हीरो होता है वही महमूद होता है। सबको हंसाने वाला, सबको रुला गया, पर अपनी फिल्मों से वो कभी ना बुझने वाली शमा हमारे दिलों में हमेशा के लिए जला गया। इतने महान अभिनेता के बारे में हम जितना लिखें, जितना बताएं, उतना कम है। अभी भी कई बातें हैं जो आपको लगेगी कि इस बायोग्राफी में नहीं मिल पाई, पर समय की पाबंदी हमें इस वीडियो को यहीं रोकने पर मजबूर करती है। महमूद एक ऐसा नाम जो सिर्फ हंसाता ही नहीं था बल्कि अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर कुछ सिखाकर जाता है। स्ट्रगल हो, सक्सेस हो या वक्त का बदलता दौर या फिर पारिवारिक दुख, महमूद ने हर फेज को अपने अंदाज में जिया और हमें ये सिखा दिया कि असली कलाकार वही होता है जो कभी रुकता नहीं है। आज भी इनकी फिल्में, इनके डायलॉग्स और इनका अंदाज हमारे दिलों में राज करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बातें फिल्मी दुनिया की चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। बीवी का टीवी सलाम करता है भारतीय सिनेमा के कोहिनूर महमूद अली साहब को और ये दुआ है हमारी कि वो जहाँ भी रहें खुश रहें। और आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप इस बायोग्राफी को देखकर कैसा फील किया आपने, ये सब कुछ लिखें, कमेंट बॉक्स में बताएं और किसकी बायोग्राफी आप आगे देखना चाहते हैं ये ज़रूर बताएं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और इस बायोग्राफी को शेयर कीजिए, बाकी बायोग्राफीज को भी शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वहाँ ज़रूर शेयर करें। अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को और यही कहूँगा कि डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में।